गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम मस्त, बिंदास, ऑसम। आप लोग कैसे हैं? सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। एक बात याद रखना, एक बात जो आप सबको याद रखनी है और हमेशा याद रखनी है, भीड़ का हिस्सा नहीं है आप। ना कभी थे, ना कभी होंगे। मूड ठीक नहीं लग रहा आपका? अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा मूड हमेशा ठीक रहता है। मैं 100 में 101 बार मेरा मूड ठीक ही रहता है। बाकी का नहीं पता, लेकिन 100 में 101 बार तो मेरा मूड ठीक रहता है। टुडे आई वाज वाचिंग योर मशीन डिजाइन कोर्स लेक्चर 3, एंड जो आपने फायर से थ्योरीज ऑफ फेलियर दिखा दिया ना, ट्रूली अनमैचेबल। शशांक निगम, क्या ही तो बात है। आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग एमडी क्रैश कोर्स फ्रॉम समवन एल्स, एंड दैट थिंग कंप्लीटली चेंज्ड माय माइंड। नाउ आई एम लाइक, करेंगे तो मारुत सर से, नहीं तो नहीं करेंगे। शशांक निगम, क्या ही तो बात है। जस्ट लाइक हमारी अनमैचेबल एंटरप्राइज का टैगलाइन, इफ वी डोंट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी डोंट डू इट। इफ वी डोंट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी डोंट डू इट। आज हम लोग करने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया है मैंने। पोटेंशियल फ्लो को मैंने कॉम्प्रेसिबल फ्लो के साथ लास्ट दिन मर्ज किया है। फ्लूइड मैकेनिक्स के डे 5 में मैंने कोशिश की है कि ये 5 डे 6 डे में ना कन्वर्ट हो, ताकि आगे का शेड्यूल हैम्पर ना हो। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस प्रोग्राम में, एनरोल कर लो बेटा। हर दिन एक टॉपिक की प्रैक्टिस होती है और अगले दिन दोपहर में ठीक 2:30 बजे, जब आपका एक्चुअल गेट मैकेनिकल 2:30 बजे होना है, तो 2:30 बजे इसमें टेस्ट होता है। और बस मैं बढ़िया हूं, आप लोगों की दुआ है। 2:30 बजे टेस्ट होता है अगले दिन, और वो टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, वो हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ आपको लर्निंग देगा। अच्छे क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस सेट करता हूं मैं पर्सनली उस पर मेहनत करता हूं। हर टेस्ट पर कम से कम, टॉपिक वाइज टेस्ट पर 4 से 5 घंटे, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पर 6 से 7 घंटे। और ये सारे टेस्ट आपको मिलने वाले हैं www.unmatchable.in पर। 2,500 से 3,000 बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन, और ये सब कुछ अवेलेबल है 499 में सिर्फ। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जब तक वो लाइक नहीं कर देंगे सेशन को, मैं इस स्क्रीन को हटाने नहीं वाला हूं। आप फिर यही देखते रहो कि 2,500 क्वेश्चंस मिलेंगे 499 में। दैट्स इट। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक 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 द सेशन, लाइक द सेशन, लाइक द सेशन। कल होना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स का कंबाइंड टॉपिक वाइज टेस्ट। तो सभी लोग लाइक कर दें प्लीज। लाइक द सेशन एवरीबॉडी। गुड। हाँ अभी भी नहीं, हाँ अभी भी नहीं। अभी 49 लोग लाइव हैं, और लाइक है सिर्फ 38, नहीं 43 हो गए। ओके, ये जबरदस्ती है। मैथ्स कब बाई कर सकते हैं? हाँ 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 सौरभ, आप पहले सब्सक्राइबर थे मैथ्स के कोर्स के। सौरभ मोदी, मैथ्स विल बी कवर्ड इन यूट्यूब और ऑन द वेबसाइट। नहीं, मैथ्स के लिए वेबसाइट में ही एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है 15 दिसंबर से। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ करना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। मैं ऑडिबल हूं? इतना तेज बोल रहा हूं, ये सही है आपके लिए, या और तेज बोलूं? जितनी तेज बोल रहा हूं काफी है, या और तेज बोलूं? हाँ। यस मतलब क्या, और तेज बोलूं, या ये काफी है? गुड 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 गुड। तो हम लोग कर रहे थे फ्लूइडम काइनेमेटिक्सम, फ्लूइडम
काइनेमेटिक सम, एंड इन फ्लूइडम काइनेमेटिक सम हमने सबसे पहला काम क्या किया था? सबसे पहला काम हमने क्या किया? सबसे पहला काम हमने किया वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना। वेलोसिटी को आप कार्टेशियन सिस्टम में डिस्क्राइब कर सकते हैं। u components और v components और w components। u component को आप लिख सकते हैं dx by dt एंड v component को आप लिख सकते हैं dy by dt और w component को आप लिख सकते हैं dz by dt। w component को dz by dt। बट वेलोसिटी को आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड जब आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये ध्यान रखना, Vr को आप लिखेंगे dr बाई dt पहले ही जैसा, और Vy को आप लिखेंगे dy बाई dt अगेन पहले ही जैसा। बट क्या v थीटा को हम d थीटा बाई dt लिख सकते हैं? v थीटा को हम d थीटा बाई dt लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। v थीटा को हम लिख सकते हैं r d थीटा बाई dt। यहां पर यूनिट वेक्टर ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगा, तो प्लीज मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। आई थीटा बोल रहा है बहुत जगह है, ये बढ़िया था गुरु। उसके बाद हमने आइलेरियन और लैग्रैंजियन के बारे में समझा। उसके बाद हमने आइलेरियन और लैग्रैंजियन के बारे में समझा। आइलेरियन कहता है, आइलेरियन अप्रोच कहता है कि कार को मत देखो, शहर को देखो, और शहर को देखोगे तो आपको वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि सारे पॉइंट्स पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। शहर को देखोगे तो वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि सारे पॉइंट्स पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। शहर को देखोगे तो शहर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10,000 कारें हैं और हर पॉइंट पर कोई ना कोई कार होगी। ब्लैक बैकग्राउंड लाने वाले थे ना आप? एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें हाइलाइटर यूज कर पाना एक एडवांटेज रहता है। ब्लैक बैकग्राउंड में हम हाइलाइटर नहीं यूज कर सकते, कोई भी हाइलाइटर चलाओगे सब ब्लैक ही हो जाएगा। तो बस वो एक कंसर्न है, इसलिए मैंने व्हाइट के साथ ही जाना जारी रखा। इसमें अगर वेलोसिटी सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होने लग जाए, टाइम किसी एक गिवन पोजीशन पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो हम उसे कह देते हैं स्टेडी। अगर किसी एक गिवन लोकेशन पर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज ना हो, सिमिलरली डेल वी बाई डेल टी, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, उनके लिए भी सिमिलरली आप लिख लोगे, तो हम फ्लो को कहते हैं स्टेडी। एंड अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गिवन टाइम पर पूरे फील्ड की वेलोसिटी एक जैसी हो जाए, एक्स और वाई और जेड में चेंज ना हो, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फ्लो एक्चुअली एक बेकार का फ्लो है, प्रैक्टिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो फ्लो नहीं रह जाएगा, फिर वो सॉलिड मैकेनिक्स हो जाएगा, फिर वो सॉलिड बॉडीज की तरह की बात हो जाएगी कि पूरी बॉडी में यहां भी सेम, 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 सभी जगह पर सेम वेलोसिटी। एवरीवेयर यू हैव गॉट सिमिलर वेलोसिटी इन एंटायर बॉडी। कूल। सो दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की बात की। एक्सेलरेशन बहुत ही आसान है, एक्सेलरेशन इज सुपर इजी। एक्सेलरेशन को आप लिख सकेंगे del u del u del u del u, एंड वंस अगेन एक्सेलरेशन को आप लिख सकेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलें बेटर, क्योंकि एक्सेलरेशन थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो तीसरी बात जो हमने की थी वो एक्सेलरेशन को लेकर थी। थर्ड थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट वाज अबाउट एक्सेलरेशन। fx लिखते समय आप क्या करेंगे? fx लिखते समय आप लिखेंगे del u del u del u
del u। fy लिखते समय आप क्या करेंगे? fy लिखते समय आप लिखेंगे del v del v del v del v। और fz लिखते समय आप क्या करेंगे? fz लिखते समय आप करेंगे del w del w del w del w। एंड उसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सबके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देने वाले हो। टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड, टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड, टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड, टाइम के साथ साथ एक्स वाई और जेड। तो आज के बाद से आपको कभी एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूलाज रटने नहीं पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपको मालूम है तीनों ही एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा यूवीडब्ल्यू यूवीडब्ल्यू यूवीडब्ल्यू। तीनों एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स में आपको इंट्रोड्यूस करना होगा यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। लेकिन एक्सेलरेशन को आप कार्टेशियन सिस्टम में ही क्यों, एक सिलिंड्रिकल सिस्टम में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे फिर से del वी आर del वी आर del वी आर del वी आर। एंड जब आप एफ थीटा लिख रहे होंगे तो del वी थीटा del वी थीटा del वी थीटा del वी थीटा del वी थीटा। और जब आप एफ वाई यानी कि एक्सियल कंपोनेंट लिख रहे होंगे एक्सेलरेशन का, कार्टेशियन सिस्टम में आप सिंपली तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में देखते हैं कंपोनेंट्स, एक एफ एक्स, दूसरा एफ जेड और तीसरा एफ वाई। सिलिंड्रिकल सिस्टम में आप एक रेफरेंस एक्सिस से रेडियल डायरेक्शन में देखते हैं और फिर उस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जिसे आप एजीमुथल डायरेक्शन कहते हैं, और तीसरा उसी रेफरेंस एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट जिसे आप एक्सियल डायरेक्शन कहते हैं। तो रेडियल, एजीमुथल और एक्सियल। जब आप एक्सियल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो del v y del v y del v y del v y, and after that time r theta y, time r theta y, time r थीटा y। कितना अच्छा होता अगर हम एक्चुअली ये एकदम कार्टेशियन सिस्टम की तरह रेप्लिकेट कर पाते। हाउ बेटर इट वुड हैव बीन इफ वी वुड बी एबल टू रेप्लिकेट दिस होल एक्सेलरेशन फिनोमिनन। और आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। योर डेडिकेशन कीप्स योर स्टूडेंट्स डेडिकेटेड। हैट्स ऑफ। Avdesh, thank you so very much. So we are v theta and vy. We are v theta and vy. We are v theta and vy. But unfortunately, एक एक्स्ट्रा रेडियल एक्सेलरेशन आएगा जो इसलिए नहीं आएगा कि किसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, वो इसलिए आएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हुआ। एक एक्स्ट्रा एजीमुथल एक्सेलरेशन भी आएगा और वो इसलिए नहीं आएगा कि किसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, वो इसलिए आएगा कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हुआ। और इस तरह से आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख सकते हैं। पहले तीनों कंपोनेंट्स हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए लिखे हैं, बाकी तीनों हमने सिलिंड्रिकल सिस्टम में डिस्क्राइब किया है। सबसे अच्छा लगता है मुझे वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म कहता है कि ये सब इतना बड़ा 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 इतना बड़ा बड़ा क्यों आपने
स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। मैं इन सारी बातों को एक रिजल्टेंट वेक्टोरियल वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं। आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट आई यू प्लस जे वी प्लस के डब्ल्यू का डॉट आई यू प्लस जे वी प्लस के डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड के साथ। I can very clearly see that IU plus JV plus KW का ऐसा लगता है कि डॉट प्रोडक्ट हुआ हो I del by del x plus J del by del y plus K del by del z के साथ। I can very clearly see that IU plus JV plus KW का ऐसा लगता है डॉट प्रोडक्ट हुआ हो I del by del x plus J del by del y plus K del by del z के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हुआ है del ऑपरेटर वेक्टर के साथ। It seems as if every acceleration component is simply the dot product of v and del vectors. Of course, पहला देखोगे तो u आना चाहिए, दूसरा देखोगे तो v, तीसरा देखोगे तो w, इसलिए फाइनली वेलोसिटी वेक्टर फिर से एक बार लिखना होगा बाहर। ये छोटा सा कॉन्साइज फॉर्म है एक्सेलरेशन का, वेक्टर फॉर्म। इसको कभी यूज करेंगे सर? कभी नहीं। तो फिर बताया क्यों? मान लो यही आ जाए ऑप्शन में कि एक्सेलरेशन का कन्वेक्टिव कंपोनेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो कम से कम आप इसे मुंह तो नहीं बा देंगे। आपको पता रहेगा कि मान लो यही आ जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क में, दैट convective acceleration is expressed as, तो आपको पता रहेगा v डॉट डेल ऑफ v वेक्टर। ये है तीसरा वेक्टर फॉर्म। अब मैं आपको ले चलता हूं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के चौथे डिस्कशन पर। कॉलेज सबमिशन के चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा, फीलिंग बैड ड्यू टू दैट। रितेश, मैंने आपका मैसेज देखा व्हाट्सएप पे, एंड उसमें आप कुछ बेटा कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। वो चीज ही है ऐसी जो मतलब मैनेज करनी होगी आपको। जितना स्मूथली सेल ऑफ कर सको उसमें सेल ऑफ करो। चलो अभी समझो इधर। चौथा डिस्कशन है एंगुलर वेलोसिटी का, एंड मैंने सोचा है कि बेटर है कि हम डेरिवेशंस पे फोकस ना करें, नहीं तो फिर हम एक एक सब्जेक्ट में लैग करते जाएंगे। तो मैं अभी अप्रोच को थोड़ा सिंपल करने वाला हूं। जिनको डेरिवेशंस देखना ही है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में देख सकते हैं। रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी फ्लूइड में तीन अलग अलग प्लेन्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। Rotation or angular velocity we can define in three different planes. We can define in XY plane, and we can define in YZ plane, and we can define in ZX plane. हालांकि जो XY प्लेन में रोटेशन होगा वो एक्चुअली Z डायरेक्शन का रोटेशन है। जो XY प्लेन में रोटेशन होगा वो एक्चुअली Z डायरेक्शन का रोटेशन है, क्योंकि जब आप XY प्लेन में फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपको राइट हैंड थंब Z डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। जब आप XY प्लेन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो राइट हैंड थंब आपको Z डायरेक्शन में दिखेगा। ओके, तो वो चाहे आप कह लो XY प्लेन का रोटेशन है या आप कह लो Z डायरेक्शन का रोटेशन है। अब ये XY प्लेन मैं डेरिवेशन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ आपको मैं इंट्यूशन जरूर बता सकता हूं कि रोटेशन तब होगा जब वर्टिकल वेलोसिटी, रोटेशन तब होगा जब वर्टिकल वेलोसिटी x का फंक्शन हो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी y का फंक्शन हो। जब वर्टिकल वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तो ये लाइन टिल्ट हो जाएगी, ये लाइन टिल्ट हो जाएगी when vertical velocity is a function of x and when horizontal velocity is a function of y. Horizontal component of velocity is a function of y direction. देन ये लाइन टिल्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हुई हैं, इसलिए रोटेशन होगा डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई
del y। एवरेज रोटेशन हो जाएगा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं। एवरेज रोटेशन विल हैपन इफ आई डिवाइड बाई 2। नाउ सिमिलरली ओमेगा वाई जेड डिफाइन कर सकते हैं आप। ओमेगा वाई जेड कहने को वाई जेड प्लेन में रोटेशन है, बट एक्चुअली वो एक्स डायरेक्शन का रोटेशन है। अब वाई जेड प्लेन में रोटेशन कैसे होगा? वाई जेड प्लेन में रोटेशन का मतलब, अगर आप वाई जेड प्लेन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो आपको राइट हैंड थंब एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। इफ यू रोटेट योर फिंगर्स इन वाई जेड प्लेन, देन योर right hand thumb will be visible going in x direction. Okay, your right hand thumb will be visible going towards x direction. Now yz plane में रोटेशन होगा क्यों? yz plane अगेन मैं इंट्यूशन आपको बता देता हूं, फॉर्मूला निखर कर आपके सामने आ जाएगा। फॉर्मूला डिराइव तो नहीं कर रहे हम लोग, डिराइव भी किया जा सकता है 2-4 लाइन में, बट एज आई सेड उससे फिर हम सब्जेक्ट में लैग करते रहेंगे। yz प्लेन में रोटेशन तब होगा जब z वेलोसिटी y डायरेक्शन में चेंज हो रही हो, z वेलोसिटी में w कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हो z के अलोंग। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हो z के अलोंग। तो आप देख पाएंगे एक रोटेशन ये हुआ, एक रोटेशन ये हुआ, और आप देख पाएंगे दूसरा रोटेशन ये हुआ। सेकेंड रोटेशन दैट हैपेंड इज दिस। तो ओमेगा वाई जेड कब होगा? ओमेगा वाई जेड तब होगा जब w वेलोसिटी y में चेंज हो और v वेलोसिटी z में चेंज हो। ऑफ कोर्स दोनों ऑपोजिट होने के कारण दोनों डिफरेंस में आ गए, और 1/2 क्योंकि हमें एवरेज रोटेशन देखना होगा। फाइनली सिमिलरली आप ZX प्लेन में रोटेशन डिफाइन कर सकते हैं। ZX प्लेन में रोटेशन डिफाइन करना एक तरह से Y डायरेक्शन में रोटेशन डिफाइन करना है, क्योंकि जब आप ZX प्लेन में फिंगर्स को घुमाओगे तो आपको राइट हैंड थंब Y डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। राइट हैंड थंब विल बी विजिबल गोइंग इन Y डायरेक्शन। तो ZX प्लेन में जब आप रोटेशन डिफाइन करोगे तो वो एक्चुअली Y कंपोनेंट होगा ओमेगा का। अब ZX प्लेन में रोटेशन होगा क्यों? ZX प्लेन में रोटेशन होगा अगर ZX प्लेन में रोटेशन होगा अगर Z कंपोनेंट वेलोसिटी का X डायरेक्शन में वेरी करने लग जाए, वेलोसिटी का Z कंपोनेंट X में वेरी करने लग जाए, और अगर वेलोसिटी का X कंपोनेंट Z में वेरी करने लग जाए, वेलोसिटी का X कंपोनेंट Z डायरेक्शन में चेंज होने लग जाए। ZX प्लेन में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दीजिए। एकदम एकदम एकदम, तभी तो मैं इंट्यूशन के साथ बता रहा हूं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो ZX प्लेन में रोटेशन तब होगा जब द Z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी X डायरेक्शन में चेंज होने लग जाए और X कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Z डायरेक्शन में चेंज होने लग जाए। क्या बोला आपने? X कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Z डायरेक्शन में चेंज होने लग जाए और Z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी X डायरेक्शन में चेंज होने लग जाए, क्योंकि दोनों रोटेशंस ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, दोनों रोटेशंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए दोनों के बीच में माइनस साइन आ गया, और एवरेज रोटेशन हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए 1/2 आ गया। अब आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू struggle so much to define omega xy and to define omega yz and to define omega zx. आपको बस एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, and again all these fundas and all these tricks are exclusive to unmatchable. I mean हो सकता है कि मेरे बाद किसी ने कॉपी किया हो, but I can guarantee this to you that these are exclusive thing. जब आप ओमेगा एक्स वाई लिख रहे होंगे तो x है तो x है, y है तो y है, फिर y कंपोनेंट आप इस तरफ लिख लें और x कंपोनेंट आप
इस तरफ लिख लें। जब आप ओमेगा वाई जेड लिख रहे होंगे तो y है तो y है और z है तो z है। z कंपोनेंट आप यहां लिख लें और y कंपोनेंट आप यहां लिख लें। क्या ही तो बात है। जब आप ओमेगा zx लिख रहे होंगे, ओमेगा zx लिख रहे होंगे तो z और x, z और x लिख लें और फिर x कंपोनेंट यहां लिख लें और z कंपोनेंट यहां लिख लें। z कंपोनेंट यहां लिख लें। 2 से डिवाइड करना मत भूलना। 2 से डिवाइड करना मत भूलना। इस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप कभी भी फॉर्मूलाज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट डोंट नीड टू मग अप द फॉर्मूलाज। यू कैन एक्चुअली reproduce these formulas by simply remembering this trick. सिंपली ये ट्रिक याद रखकर आप कर सकते हैं ये काम। अब जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी को 2 सिस्टम्स में डिस्क्राइब किया और जैसे आपने एक्सेलरेशन को 2 सिस्टम्स में डिस्क्राइब किया, वैसे ही सवाल तो उठेगा सर एंगुलर वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन क्या होगा अगर हम सिलिंड्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिंड्रिकल सिस्टम, तो पहले आप कार्टेशियन सिस्टम में लिख लो ओमेगा एक्स वाई। फिर से x है तो x है और y है तो y है। y के ऑपोजिट जाएगा y कंपोनेंट वेलोसिटी का, x के ऑपोजिट जाएगा x कंपोनेंट। डिफरेंस ले लें सर और 2 से डिवाइड कर दें। डिफरेंस ले लें और 2 से डिवाइड कर दें। सिमिलरली ओमेगा वाई जेड लिखोगे तो y है तो y है और z है तो z है। z के ऑपोजिट जाएगा z कंपोनेंट वेलोसिटी का और y के ऑपोजिट जाएगा y कंपोनेंट। क्या ही तो बात है सर, मैंने तो इन फॉर्मूलाज को रटा था। ना 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 ना, इसका मतलब आप किसी गलत जगह पहुंच गए थे। अगर आप सही जगह पहुंचेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, कभी नहीं रटने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, del u del u del u del u del v del v del v del v del w del w del w del w del vr del vr del vr del vr del v theta del v theta del v theta del v theta del vy del vy del vy del vy टाइम xyz टाइम xyz टाइम xyz टाइम xyz। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी के लिए बहुत ही आसान है। z है और x है, z है और x है तो z और x रख दें। x के ऑपोजिट जाएगा x कंपोनेंट वेलोसिटी का और z के ऑपोजिट जाएगा z कंपोनेंट वेलोसिटी का। एंड फाइनली आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 1/2। सिमिलरली सिलिंड्रिकल सिस्टम में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? कैन यू एक्सप्रेस द थिंग्स इन सिलिंड्रिकल सिस्टम? यस, सिलिंड्रिकल सिस्टम में r थीटा प्लेन में जब आप एक्सप्रेस कर रहे होगे तो r है तो r है और थीटा है तो थीटा नहीं है, थीटा है तो r डेल थीटा है, r डेल थीटा है। r डेल थीटा के ऑपोजिट जाएगा थीटा कंपोनेंट वेलोसिटी का और डेल r के ऑपोजिट जाएगा r कंपोनेंट। एंड एवरेज रोटेशन से डिफाइन किया जाता है एंगुलर वेलोसिटी को, इसलिए 1/2। ऐसे ही आप ओमेगा थीटा जेड एक्सप्रेस कर सकते हैं। थीटा है तो थीटा है, जेड है तो जेड है, थीटा है तो थीटा नहीं है, आर डेल थीटा है। जहां थीटा है वहां डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा नहीं लिख सकते, वहां डिस्प्लेसमेंट को आपको आर डेल थीटा लिखना होगा। और जेड है तो जेड है, थीटा है तो थीटा है और जेड है तो जेड है, आर है तो आर है और थीटा है तो थीटा है, एक्स है तो एक्स है, एक्स है तो एक्स है और वाई है तो वाई है, वाई है तो वाई है और जेड है तो जेड है, जेड है तो जेड है और एक्स है तो एक्स है। वैसे ही सेम फंडा z कंपोनेंट के ऑपोजिट आएगा या y कंपोनेंट के ऑपोजिट आएगा, y के ऑपोजिट आएगा y कंपोनेंट एक्सियल वाला y कंपोनेंट और एजीमुथल के ऑपोजिट आएगा थीटा कंपोनेंट या एजीमुथल कंपोनेंट और एजीमुथल कंपोनेंट। एंड देन यू आर गोइंग टू डू 1/2 एंड देन ओमेगा वाई आर। फाइनली ओमेगा वाई आर क्या हो जाएगा? del y, y है तो y है और r है तो r है, y है तो y है और r है तो r है। r के ऑपोजिट रेडियल वेलोसिटी,
और y के ऑपोजिट एक्सियल वेलोसिटी, माइनस साइन लगा दें और माइनस साइन लगाने के बाद सिंपली 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि एवरेज रोटेशन से डिफाइन होता है। काश ऐसा होता। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रोटेशन से तब नहीं दिखेगा जब वेलोसिटी में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे। कार्टेशियन सिस्टम में रोटेशन आपको तब दिखा जब आपने वेलोसिटीज में चेंजेस ऑब्जर्व किए। जब वर्टिकल वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा था तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रेट को प्रूव किया जा सकता है डेल वी बाई डेल एक्स, del v by del x. Similarly, जब horizontal velocity vertical direction में change होगा, horizontal component velocity का vertical direction में change होगा, horizontal component velocity का vertical direction में change होगा, तो एक clockwise rotation होगा और ऐसा प्रूव किया जा सकता है वो clockwise rotation होगा del u by del y। तो सिर्फ पढ़े मत, सिर्फ रटे मत, फील भी करें। डोंट जस्ट मग अप द इंजीनियरिंग, रादर फील द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को फील करें, इंट्यूशंस को समझें हमेशा। डेल यू बाई डेल वाई, और इन दोनों रोटेशंस से आपने डिफाइन कर दिया। बट सिलिंड्रिकल सिस्टम में सिर्फ वेलोसिटी में चेंजेस की वजह से नहीं होगा रोटेशन। आर थीटा प्लेन में रोटेशन तब भी हो सकता है जब सिर्फ एजीमुथल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही हो। जब सिर्फ एजीमुथल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही हो, ओनली व्हेन एजीमुथल वेलोसिटी इज एग्जिस्टिंग। सॉलिड्स की मैकेनिक्स आपने थोड़ी बहुत डायनामिक्स पढ़ी है तो आपको मालूम है कि अगर वी थीटा एजीमुथल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एक सर्कुलेशन है। It means that there is a circulation. It means that there is a circulation. It means there is a circulation like this. तो एक एक्स्ट्रा टर्म आर थीटा प्लेन में एग्जिस्ट किया करेगा और वो सॉलिड में जैसे आप वेलोसिटी डिफाइन करते हो वैसा होगा। Simply tangential velocity upon r. Just like you define the velocity in solids, that extra term is going to be like that. Simply tangential velocity divided by r. Exactly. V theta by r in omega r theta is missing. No, you know that. You know that I'm describing. And the discussion is not yet complete. That's ये मेरा style है. This is my style. That कितना अच्छा होता अगर वैसे ही प्रोड्यूस कर दिया होता, बट अनफॉर्चुनेटली एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। वन एक्स्ट्रा टर्म विल बी देयर। एंड जैसे आपने एक्सेलरेशन के लिए देखा, एक एक्सेलरेशन के लिए आपने देखा एक वेक्टर फॉर्म भी होगा, वैसे ही एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के लिए वेक्टर फॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी के लिए वेक्टर फॉर्म लिखा जा सकता है हाफ डेल क्रॉस वी, हाफ डेल क्रॉस वी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी के लिए वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं अपन हाफ डेल क्रॉस वी। एक बात याद रखना यार, अगर कभी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में डिस्क्राइब की जाए तो प्लीज ओमेगा एक्स वाई के साथ आई मत अटैच कर देना और ओमेगा वाई जेड के साथ जे मत अटैच कर देना और ओमेगा जेड एक्स के साथ के मत अटैच कर देना। डोंट एवर डू दिस प्लीज। हाँ, अगर कभी आपको क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई हो तो एक्स ओमेगा एक्स वाई के साथ आई मत अटैच कर देना और ओमेगा वाई जेड के साथ जे मत अटैच कर देना और ओमेगा जेड एक्स के साथ के मत अटैच कर देना। ऐसा आपने किया तो अगर मुझे एक्चुअल गेट का तो नहीं पता, लेकिन मेरे टेस्ट में अगर आपने ऐसा किया तो आप खतरनाक ट्रैप होंगे, क्योंकि ये एक ऑप्शन में मैं प्रेजेंट रखूंगा। आई कीप दिस प्रेजेंट इन वन ऑप्शन। करेक्ट क्या होगा?
Omega xy is omega z. Omega yz is omega x. Omega zx is omega y. Omega xy is omega z. Omega yz is omega x. Or omega zx is omega y. And therefore, I के साथ आप अटैच करोगे किसको? x components. तो आप जब वेक्टर ओमेगा लिख रहे होगे तो I के साथ x component और x component का मतलब yz प्लेन की वेलोसिटी और j यूनिट वेक्टर के साथ y component and y component means zx प्लेन की एंगुलर वेलोसिटी and k component means omega z and omega z means angular velocity of xy plane. Keep this in mind. Okay, let's solve this problem. Our flow field is described as u is equal to minus ky upon x square plus y square and v is equal to kx upon x square plus y square. Determine angular velocity. Guys, कुछ लोगों को मालूम है और डायरेक्ट आंसर वो लिख सकते हैं 0 एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है ये कल हमने डिस्कस किया था irrotational vortex या free vortex को रिप्रेजेंट करती है ये velocity. Yesterday we discussed about this velocity and this velocity represents, अगर आपको याद हो कि हम किसी भी velocity को कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में चेंज कर सकते हैं और सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में, वो हमने कल फंडा डिस्कस किया था. That funda we discussed, and if you remember, that funda was something like this. VR can be written as u cos theta plus v sin theta एक 2D फ्लो के लिए, and v theta can be written as minus u sin theta plus v cos theta, minus u sin theta plus v cos theta, है ना. ये फंडा मैंने कल बताया था, कल वाला ही चिपका दिया. हाँ भाई, तो कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है आपको ओमेगा कैलकुलेट करने की, लेकिन ओमेगा कल थोड़ी ना कैलकुलेट किया था, कल आपने ओमेगा नहीं कैलकुलेट किया था. एक्चुअली इससे आसान आया है हमेशा गेट में. सो ओमेगा एक्स वाई कैसे लिखोगे? वंस अगेन, एक्स है तो एक्स है और y है तो y है. y के ऑपोजिट जाएगा y कंपोनेंट वेलोसिटी का और x के ऑपोजिट जाएगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट. ऑफ कोर्स 1/2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना. अब मुझे v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा x के टर्म्स में और u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा y के टर्म्स में. सो लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ v इन टर्म्स ऑफ x. Derivative of v in terms of x will become k is a constant and denominator multiplied by numerator का derivative, denominator multiplied by numerator का derivative minus numerator multiplied by denominator का derivative minus numerator multiplied by denominator का derivative divided by x square plus y square का whole square. So I'm going to get this whole value as y square minus x square in numerator and x square plus y square का whole square in denominator, x square plus y square का whole square in denominator. चलो, del v by del x मिल चुका है मुझे. del u by del y क्या हो जाएगा? del u by del y हो जाएगा minus k constant है, उसके अलावा denominator is x square plus y square into numerator derivative with respect to y minus numerator is y and denominator derivative with respect to y will become 0 plus 2y. 0 plus 2y divided by x square plus y square whole square divided by x square plus y square whole square. This you are going to get if you multiply with minus sign inside. अगर आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलने वाला है y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. और x स्क्वायर वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर
नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. If I multiplied negative sign inside, then it became minus inside. Naturally दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर हैं तो दोनों को का डिफरेंस जीरो हो जाएगा. If they both are exactly same, if they both are exactly same, then my dear friends, we get zero. ये एक्चुअली मेरी फेवरेट वेलोसिटी प्रोफाइल है. क्यों? क्योंकि इतनी खतरनाक एक्सप्रेशन होने के बावजूद ये बैकग्राउंड में जो, बट टेस्ट में नहीं दोगे, बट टेस्ट में नहीं दोगे. हाँ, टेस्ट में क्यों दूंगा मैं? टेस्ट में ये देना होता तो फिर ये डिस्कस ही ना हो रहा होता. क्लास से लेकर प्रैक्टिस सेशन से लेकर डीपीपीज से लेकर ब्रशअप क्वेश्चंस तक जो कुछ डिस्कस होता है वो टेस्ट में सिर्फ 10 to 20% क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिखता है. टेस्ट में टोर्नेडो नो. चलो ये तो हो चुका है. A 2D irrotational flow field has U is equal to 0. Which of the following observation is correct? A 2D irrotational flow field, by the way, 2D मतलब by default 2D का मतलब होगा XY plane. By default 2D means XY plane we are talking about. Cylindrical system में by default 2D का मतलब होगा R theta plane we are talking about. So 2D का मतलब क्या? 2D का मतलब we are talking about XY plane. बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ. बहुत नाइंसाफी है. हाँ, नाइंसाफी तो है. जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस 45 डेज प्रैक्टिस प्रोग्राम को एनरोल नहीं किया है, गाइज, यू आर रियली मिसिंग आउट समथिंग बिग. गेट 2023 के लिए आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. योर चांसेस आर गोइंग टू इंक्रीज मल्टीफोल्ड अगर आप. We must be a function of y only. Second option is correct. Exactly. Second option, second option, second option, second option, second option is correct. No. Fourth option is correct. बात अगर एक irrotational flow field की हो रही है तो उसका मतलब है कि बात अगर एक irrotational flow field की हो रही है तो उसका मतलब है ओमेगा एक्स वाई जीरो है. ओमेगा एक्स वाई जीरो है. ओमेगा एक्स वाई के जीरो होने का मतलब है डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई जीरो है. एंड क्योंकि यू जीरो गिवन है आपको, इसका मतलब है आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है दैट डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो. डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब दैट वी एक्स का फंक्शन तो नहीं हो सकता. वी एक्स का फंक्शन तो नहीं हो सकता. वी कांट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. वी एक्स का फंक्शन तो नहीं हो सकता. ये एकदम शर्तियां, एकदम सर्टेनिटी वाली बात है. दिस इज द सर्टेनिटी दैट वी कांट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. बट क्या इससे आप ये कतई कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बी वी वाई का फंक्शन है या नहीं? ये तो आप नहीं कंक्लूड कर सकते. इस बात से आप x के रिस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव जीरो होना मतलब x से वो इंडिपेंडेंट है. v x का फंक्शन नहीं हो सकता. v x का फंक्शन नहीं हो सकता. अब वो y का फंक्शन है या नहीं है ये जानकारी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन से तो नहीं निकल सकती. Whether it is a function of y or not, that information can't be derived from here. We can't ascertain that with given information.
गिवन इंफॉर्मेशन से हम ये कतई नहीं बता सकते कि, बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो y का फंक्शन है या नहीं, whether it is y power 0. Okay, no sir, v can be constant also. अरे तभी तो मैं कह रहा हूं कि d करेक्ट है। d करेक्ट मतलब it may be a function of y, may not be a function of y, may be a function of y, may not be a function of y, I don't know really. चलो मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट डिस्कशन पर। आज एकदम नॉन स्टॉप बैटिंग होने वाली है। काइनेमेटिक्स के लास्ट डिस्कशन पर मैं ले चलता हूं आपको, और लास्ट डिस्कशन है काइनेमेटिक्स का, सेकंड लास्ट डिस्कशन है फ्लो रेट्स, फ्लो रेट्स एंड इंटीग्रल कंटिन्यूटी। फ्लो रेट्स क्या है? फ्लो रेट्स बहुत सिंपल सी बात है। फ्लो रेट्स इज वेरी सिंपल थिंग। कितना वॉल्यूम किसी भी गिवन एरिया से यूनिट टाइम में पास कर गया वो आपको जानना होगा। हाउ मच वॉल्यूम हैज पास्ड इन यूनिट टाइम। तो ये आप कैसे जानोगे? ये एक छोटा सा डीए एरिया मैंने देखा, तो मुझे वो डीए एरिया थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखा, तो वो कितना वॉल्यूम क्रॉस हो गया, वो कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर गया, वो डीए एरिया कितना वॉल्यूम ट्रेवल कर गया डी टी टाइम में वो डीए एरिया ने वॉल्यूम ट्रेवल कर लिया डीए मल्टीप्लाइड बाई डी एस। dt टाइम में वॉल्यूम ट्रेवल्ड हो गया dA मल्टीप्लाइड बाई ds। ध्यान से समझियो, dt टाइम में वॉल्यूम ट्रेवल्ड इज हाउ मच? वॉल्यूम ट्रेवल्ड इज dA मल्टीप्लाइड बाई ds। तो यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल्ड हो गया? यूनिट टाइम में वॉल्यूम ट्रेवल्ड इज गोइंग टू बी, ध्यान से समझियो, यूनिट टाइम में वॉल्यूम ट्रेवल्ड हो जाएगा dA मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन dt। बट ds अपॉन dt को आपको नहीं लगता कि मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं? ds अपॉन dt कैन बी रिटन एज वेलोसिटी, और इसलिए यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ट्रेवल होगा उसे आप vda से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना है नेचुरली, अगर आपको टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड आउट करना है नेचुरली, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी पूरे एरिया पर यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी को हम बाहर ले सकते हैं, और वेलोसिटी को बाहर लेने के बाद ये ध्यान रखना, ये स्टेप कब है? ये स्टेप तब है इफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इफ एंड व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो हम लिख सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी, देन वी कैन राइट एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। इससे पहले कि हम आगे कुछ और डिस्कस करें, एक बात आप समझ लो कि डिस्चार्ज या फ्लो रेट कैलकुलेट करते समय जो वेलोसिटी काउंट होगी वो हमेशा वो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा जो एरिया पे परपेंडिकुलर हो। एरिया के अलोंग वेलोसिटी से आप फ्लो नहीं हासिल कर सकते। मतलब इट्स लाइक कि आप अगर किसी घर में एंटर कर रहे हो तो आपको दरवाजे के परपेंडिकुलर एंटर करना होगा। आप ऐसे नहीं करोगे कि आज मैं अपने दोस्त के घर गया सर, फिर दरवाजे पर पहुंचते ही मैं दरवाजे में चिपक गया, और चिपक कर मैं रेंगने लग गया दरवाजे के ऊपर यू पर, और ऐसा करके मैं क्रॉस कर गया। ऐसा करके आप कभी क्रॉस नहीं कर सकते। यू जस्ट कांट क्रॉस दैट पर्टिकुलर एरिया बाय ट्रेवलिंग टेंजेंशियल टू दैट एरिया। अगर आप किसी भी एरिया के टेंजेंशियल ट्रेवल करोगे तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको एरिया के परपेंडिकुलर ट्रेवल करना पड़ेगा। और इसलिए एक बात याद रखना, दैट जब भी वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करोगे तो अगर वेलोसिटी किसी एंगल पर हो तो पहले वीएम कैलकुलेट कर लेना, पहले वीएम कैलकुलेट कर लेना, तब जाकर डिस्चार्ज कैलकुलेट करना, बिकॉज वॉल्यूम कैन क्रॉस सर्टेन एरिया ओनली इफ the velocity is perpendicular to that area, like lizard, like caterpillar, yes। तो आप दरवाजे पे चिपक के रेंगने नहीं लग जाओगे, आप दरवाजे के परपेंडिकुलर फ्लो करोगे, तभी उसको क्रॉस कर पाओगे। यू विल बी फ्लोइंग
perpendicular to the door or gate, then only you will be able to cross it. Okay, what about mass flow rate? This is how you calculate volume flow rate. What about mass flow rate? Mass flow rate जैसे मास होता है डेंसिटी इंटू जैसे मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वैसे मास फ्लो रेट हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट. Mass flow rate will become density multiplied by volume flow rate. It will become density multiplied by volume flow rate. And उसके बाद volume flow rate आपने already calculate किया है, V multiplied by dA. Volume flow rate you have already calculated. एक्चुअली ये सब टॉपिक भी जल्दी जल्दी डिस्कस किया जा सकता है. फ्लूइड स्टैटिक्स वाला जो टॉपिक है ना, खासकर हाइड्रोस्टैटिक थ्रस्ट फोर्सेस, वो है ही ऐसा कि बहुत यू नो हैंडल विद केयर. जैसे ग्लास किसी पैकेज में जब पैक्ड होता है तो बाहर लिख दिया जाता है फ्रेजाइल आइटम्स, हैंडल विद केयर. वैसे ही फ्लूइड स्टैटिक्स का वो वाला पार्ट हैंडल विद केयर है. अगर आप बहुत आराम से नहीं चले, पेशेंस से नहीं चले, तो आपको कभी इंक्लाइंड प्लेन वगैरह के प्रॉब्लम्स आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. You won't be able to solve inclined plane hydrostatic thrust forces if you don't run with patience. So now mass flow rate can be written as sum of chotu mass flow rates and sum of chotu mass flow rates. So just in case if density and velocity both are uniform, then I can write. इसको वहां भी अगली लाइन में लिख देते हैं, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि यार ये इंटीग्रल वीडीए से वी बाहर कैसे आ गया. सो इफ एरिया के सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज ना हो रही हो, तब आप वेलोसिटी को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रल डीए बन जाता है ए. अच्छा, तो ऐसे आता है ए वी A1 V1 A2 V2. हाँ, अब फिर से वही कि अगर बेटा रो और V दोनों एरिया के सभी पॉइंट्स पर वेरी नहीं कर रहे हैं, एरिया के सभी पॉइंट्स पर डेंसिटी और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एरिया के सभी पॉइंट्स पर डेंसिटी और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो आप डेंसिटी और वेलोसिटी को बाहर ले सकते हैं. डेंसिटी और वेलोसिटी को बाहर लेने के बाद आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, rho VA. You are going to get something like this, rho VA. Now, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना आपने सीख लिया एक 5 मिनट के अंदर. In a matter of 5 minutes, you now know how to calculate volume flow rate and you now know how to calculate mass flow rates. But, oh, गलत जगह डिस्क्राइब कर दिए. कोई बात नहीं. सर आप यहां से डिलीट हो जाइए और आप यहां से डिलीट हो जाइए. जिसने भी डुप्लीकेट और कंट्रोल सी कंट्रोल वी के बारे में सबसे पहली बार सोचा होगा, महान आत्मा रहा होगा वो. I don't think the student community at large realizes what a benchmark Marut sir is setting. We have heard people master 1 or 2 subjects, but to master entire mechanical engineering and deliver in this manner. The curious kid. I don't know how to respond to this, but the name UnMatchable has been finalized because of this only. Because I know that I'm never going to be popular with crowd. I'm going to be popular only with those who actually believe in conceptual learning. I do realize that I'm not made for crowd, और इसलिए मैं बीच बीच में कहता रहता हूं, आप अगर मेरे साथ हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं. So thank you so very much for writing it.
because I actually take it in very positive manner. I know that people at large are looking for some kind of trick, jugaad, and nobody's. I mean, why would they be interested? That's how they have been evolved. That's how they have been grown. बचपन से 12वीं तक या ग्रेजुएशन तक उन्हें एल्गोरिदम्स बताई गई हैं कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उन्हें कभी ये बताया ही नहीं गया कि प्रॉब्लम सॉल्व करना तो अपने आप आएगा प्रैक्टिस से। बट क्यों ना हम कंसेप्चुअल लर्निंग करें। So thank you so very much, people, for your faith. And if I have so many people in having faith in me, that's more than enough. We will change the world. दुनिया को चेंज करने के लिए एक गौतम बुद्ध काफी था, आधी दुनिया को चेंज कर डाला उसने। तो डोंट वरी, we are going to we are going to make a very positive impact and a very positive transformation. You're like that liquid that takes the shape of the container that you teach. Such seamless transition is amazing. The curious kid, you are encouraging me so much. Thank you so very much. I'm encouraged. I'll keep trying and I'll keep putting the best of my efforts always. The only aim in mind is your success. Thank you so very much, people. So, volume flow rate and mass flow rate we can calculate. Now, volume flow rate and mass flow rate का actually use क्या है? Why are we calculating them? Because my dear friends, जब आप एक लैग्रैंजियन सिस्टम की बात कर रहे होते, जब आप एक लैग्रैंजियन सिस्टम की बात कर रहे होते, when you talk about a Lagrangian system, then you actually focus at a particle of fixed mass. You actually focus at a particle of fixed mass. आप एक फिक्स्ड मास के पार्टिकल पर फोकस करते हो। आप एक फिक्स मास के पार्टिकल पर फोकस करते हो, और जब आप एक फिक्स मास के पार्टिकल पर फोकस करते हो तो आप सिंपली कहते हो कि उसका मास चेंज नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। एक फिक्स मास के पार्टिकल पर ही आपने फोकस किया है तो नेचुरली उसका मास चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। बट जब आप फ्लूइड में आते हो तो आप कहते हो कि एक एक पार्टिकल पर फोकस करेंगे तो अगले जन्म तक तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी। एक एक पार्टिकल पर फोकस करेंगे तो अगले जन्म तक एनालिसिस नहीं हो पाएगी। इसलिए बेटर है कि एक सर्टेन स्पेस पर फोकस करें और पार्टिकल्स आते रहेंगे, पार्टिकल्स जाते रहेंगे। एक सर्टेन स्पेस पर फोकस करें, पार्टिकल्स आते रहेंगे, particles जाते रहेंगे। Particles will keep coming, particles will keep going, particles will keep coming, particles will keep going, particles will keep coming, particles will keep going. And if you focus at a control volume, आप एक पार्टिकल के कंट्रोल मास से एक फील्ड में आ गए और अब आप कहते हो कारें आती रहेंगी, कारें जाती रहेंगी, शहर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। I'm going to focus at the room, and the air will keep coming from window, will keep going from the door. But room is important for me. Turbine is important for me. Compressor is important for me. Pump is important for me. कंट्रोल वॉल्यूम। तो आप बताओ मुझे, क्या कंट्रोल वॉल्यूम में मास में होने वाला रेट ऑफ चेंज जीरो होगा? ना, कंट्रोल वॉल्यूम में मास में होने वाला रेट ऑफ चेंज एक्चुअली बढ़ता रहेगा अगर आप लगातार इसमें मास इनफ्लो देते जाओ। तो मास इनफ्लो के कारण ये बढ़ता रहेगा, इसलिए प्लस साइन। लेकिन अगर आउटफ्लो होता रहे तो सिस्टम के भीतर का मास लगातार कम भी तो होता रहेगा। आउटफ्लो होता रहे तो सिस्टम के भीतर का मास कम भी तो होता रहेगा। और इसको लोग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट और ब्ला 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 क्या ही तो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पीपल मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट Reynolds transport theorem. All respect to Reynolds for giving us a tool for transforming
the laws stated for Lagrangian system to be formulated for Eulerian systems, giving a mathematical tool. Thank you so very much, Renault Saab. But I'm very sorry, I don't need you. Why? Because this is as simple as accounting. Account balance naturally बढ़ेगा. रेनॉल्ड्स साहब ने एक टूल दिया है जिससे लैग्रैन्जियन सिस्टम के लिए लिखा हुआ कोई भी लॉ उसे आइलेरियन सिस्टम में चेंज किया जा सकता है. बट रेनॉल्ड साहब, with all due respect to you, I don't need you to understand such a common sense that account balance is naturally going to increase if I deposit, and account balance is naturally going to decrease if I withdraw. अगर मैं डिपॉजिट करूंगा अकाउंट बैलेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव होगा. अगर मैं विड्रॉ करूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अकाउंट बैलेंस नेगेटिव होगा. सो टाइम के साथ आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा या घटा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया. बट इस तरह से मैं नहीं याद रखने वाला हूं इसे. मैं याद रखने वाला हूं इसे कुछ इस तरह. आई एम गोइंग टू रिमेंबर इट समथिंग लाइक दिस. I'm going to remember it something like this, that mi dot is equal to mo dot plus mi dot is equal to mo dot plus del m by del t within the control volume. Del m by del t within the control volume. ध्यानम से समझिए. हम पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स और पूरी थर्मोडायनेमिक्स, जितनी फ्लूइड मैकेनिक्स में डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, वो पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स और इवन पूरी थर्मोडायनेमिक्स मैंने खत्म की है इस एक फंडे के बेसिस पर. आया बराबर रुका प्लस गया. मास से लेकर, मोमेंटम से लेकर, एनर्जी से लेकर, एंट्रोपी से लेकर एक्सर्जी तक. From mass to momentum to energy to entropy to exergy, आया बराबर रुका plus गया. And yes, whole heat transfer. And yes, whole heat transfer. अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जादू को देखना चाहता है कोई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जादू को देखना चाहता है कोई, तो खोलो आंखें और देखो. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जादू को देखना चाहता है कोई, तो खोलो आंखें और देखो कि जो मास के लिए लिखा जा सकता है वही बात एनर्जी के लिए भी लिखी जा सकती है. दैट सेम थिंग कैन बी रिटन फॉर एनर्जी एज वेल. एनर्जी आया 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 और एनर्जी गया 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 और एनर्जी चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ. एनर्जी चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ. बट एक फ्लो सिस्टम की जब आप बात करोगे, ये तो नॉन फ्लो प्रोसेस हो गया. एक फ्लो सिस्टम में एनर्जी आने का एक और तरीका होगा. आने वाले पार्टिकल्स के साथ एनर्जी आएगा और जाने वाले पार्टिकल्स के साथ एनर्जी जाएगा. तो एनर्जी हीट के फॉर्म में जा सकता है, एनर्जी वर्क के फॉर्म में जा सकता है, लेकिन जाने वाले पार्टिकल्स के साथ भी एनर्जी जा सकता है. एंड विच इज nothing but the sum of enthalpy, kinetic and potential. Of course, steady होगा तो बस यही सारे टर्म रहेंगे. अनस्टेडी होगा तो विद इन द सिस्टम भी कुछ एनर्जी में चेंजेस हो रहे होंगे. विद इन द सिस्टम ऑल्सो some changes will be happening. आया बराबर गया प्लस रुका. आया बराबर गया प्लस रुका. आया बराबर गया प्लस रुका. ऐसे ही आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं. आज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट मोमेंटम आया इज इक्वल टू मोमेंटम रुका. विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम मोमेंटम रुका. Within the control volume momentum रुका and momentum गया.
बट जो न्यूटन सेकंड लॉ को जानते हैं वो जानते हैं कि मोमेंटम आने का एक और तरीका होता है फोर्स इंड्यूस करके। By introducing an unbalanced force, momentum can be brought. Momentum जमा करने का सिर्फ चेक के थ्रू नहीं, कैश के थ्रू भी किया जा सकता है। Momentum can be deposited into the system not only by pumping more and more and more dynamic particles, but also by applying some force onto the control volume. Similarly, my dear friends, we can write such balance equations for entropy, exergy, everything. जो हमने मास के लिए और एनर्जी के लिए, जो हमने मास के लिए लिखा और जो एनर्जी के लिए लिखा और जो मोमेंटम के लिए लिखा, ऐसे ही एक्सर्जी और एंट्रोपी के लिए भी लिखा जा सकता है। स्टेडी होगा अगर तो टाइम वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। If it is going to be steady, then all these terms will become zero. All these terms will become zero. That means steady के लिए within the space time के respect में कोई change नहीं हो सकता। Steady के लिए within the space time के respect में कोई change नहीं हो सकता। Velocity profile in boundary layer as pictured, कहाँ pictured है? अभी बताता हूँ कहाँ pictured है। एक प्लेट है और इस प्लेट में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंटर करता है। एंटर करते समय वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और उस वेलोसिटी का वैल्यू है u इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही एंटर करेगा इस प्लेट पर, बाउंड्री पर, नो स्लिप कंडीशन के कारण नीचे वाला पार्टिकल रिटार्ड होगा। अब वो नीचे वाला पार्टिकल रिटार्ड होगा तो वो अपने ऊपर वाले पार्टिकल को भी रिटार्ड कर देगा क्योंकि बॉन्डेड हैं। वो ऊपर वाला पार्टिकल रिटार्ड होगा तो वो उसके ऊपर वाला पार्टिकल रिटार्ड होगा क्योंकि अगेन बॉन्डेड हैं। जैसे एक हाईवे पर कहीं ढाबा आ जाए और अचानक से एक गाड़ी ने रोक दिया। अब एक गाड़ी ने रोक दिया तो उसके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसे रिटार्ड होना पड़ेगा क्योंकि उसे थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा। उसके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसे थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा और रिटार्ड होना पड़ेगा। इस तरह से बाउंड्री के आसपास वेलोसिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। बाउंड्री के आसपास वेलोसिटीज रिड्यूस होंगी। हालांकि बाउंड्री से थोड़ा दूर जाकर आप देखेंगे तो अभी भी आपको वही वेलोसिटी मिल रही होगी जो पहले हुआ करती थी। इफ यू गो little away from boundary, you are still going to get exactly the same velocity that you have been with which you entered onto the boundary. बाउंड्री में जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप एंटर किए थे वही वेलोसिटी आपको दिखने वाला है। ध्यानम से समझियम। My dear friends, this is given as A point and this is given as B point, this is given as B point, and this is given as C point, and this is given as D point, and this thickness is given as delta. This thickness is given as delta. यहाँ पर जो वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है वो वेरिएशन एक काफी कॉम्प्लिकेटेड वेलोसिटी प्रोफाइल से डिस्क्राइब्ड है, एक बाई क्वाड्रेटिक वेलोसिटी प्रोफाइल से डिस्क्राइब्ड है। अगर यू इन्फिनिटी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और डेल्टा की वैल्यू है 6 mm, तो बीसी सरफेस से कितना मास एग्जिट कर रहा होगा? मास क्यों एग्जिट कर रहा होगा बीसी सिस्टम से? Why mass is exiting the BC system? Because it is very clear that the amount of velocity entering and the amount of velocity exiting, it has got some deficiency. कल के डिस्कशन में आप देखोगे यही डिस्कशन बेसिस बनेगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की डेफिनेशन के लिए। दिस डिस्कशन विल बिकम द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। यही डिस्कशन कल के चैप्टर्स में बेसिस बनेगा बाउंड्री लेयर की डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डिफाइन करने के लिए। फिलहाल आज हम अप्लाई करने वाले हैं ABCD कंट्रोल वॉल्यूम पर मास कंजर्वेशन लॉ, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। फिलहाल टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑन दिस
A, B, C, D control volume. On this A, B, C, D control volume, ध्यान से समझियो. On this A, B, C, D control volume. AB पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मास एंटर कर रहा है और इसलिए आप सीधे सीधे रो इंटू यू इंटू एरिया लिख सकते हैं. AB सरफेस पर AB सरफेस पर पूरा का पूरा वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म वैल्यू रखता है. The whole velocity is having a uniform value on AB surface. So you can simply write rho multiplied by U multiplied by area. Rho multiplied by U multiplied by area. बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूं. वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए आप वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए आप वेलोसिटी डायग्राम का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लें तो भी चलेगा. To calculate volume flow rate, if you calculate the volume under velocity profile curve, तब भी चलेगा. देखो पांडे जी ने कह दिया है लाइक कर दें सभी लोग, और इसलिए प्लीज लाइक कर दें. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दें. Do like. So how much mass is entering from A, B surface? वैसे तो इसे फाइंड आउट करना बहुत आसान है. सिंपली रो मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एंड एरिया इज नथिंग बट डेल्टा इंटू W. मैंने मान लिया परपेंडिकुलर विड्थ है W. बाय द वे W गिवन होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं W is given as 1 मीटर. W is given as 1 मीटर. तो कितने एरिया से ये इनफ्लो हो रहा है? What is the area at which this inflow is happening? The area at which this inflow is happening is delta multiplied by 1 meter. Delta multiplied by 1 meter. ध्यान से समझियो. डेंसिटी बाय डिफॉल्ट वाटर ले लो, एंड U इंफिनिटी आपको गिवन है 2, एंड एरिया जिस पर ये फ्लो हो रहा है वो है डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई W. सो AB से होने वाला मास फ्लो रेट आपको पता चल जाएगा. 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1. अब आपको CD से होने वाला मास का एग्जिट कैलकुलेट करना होगा, एंड देन आप इस स्टेडी फ्लो के लिए आप यूज कर पाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन. मैं फिर से बता दूं, एक और तरीका है मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने का, जहां आप मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जहां वो काम आ सके काम ले लेना उससे. वॉल्यूम फ्लो रेट को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. सही में यहां करके दिखाओ वो काम. अरे यहां देख लो ना यार, ये वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के अंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के अंडर का वॉल्यूम हो जाएगा 6 mm मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड. 6 mm multiplied by 1 meter multiplied by 2. So volume flow rate you can calculate that way also. ये फंडा ट्रायंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा. ट्रायंगुलर वेलोसिटी गिवन हो या फिर ट्रेपेजॉइडल वेलोसिटी गिवन हो तो फिर ये फंडा आपको बहुत अच्छे से काम आ जाएगा. ये बात समझ लो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग. कभी आपको जैसे इस तरह की वेलोसिटी दे दी जाए, दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि गेट वगैरह के जो PYQs है वो आप धड़ाधड़ सॉल्व करोगे. एंड अगेन दिस इज एक्सक्लूसिव टू अनमैचेबल. ये बाकी सब आपको वैसे ही इंटीग्रेट करके बताएंगे. जैसे एक गेट PYQ देखोगे आप, उसमें ऐसा कुछ गिवन होगा दैट यहां तक वेलोसिटी आता है और फिर मैक्सिमम रहता है और फिर ऐसा हो जाता है. अब आप इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए दुनिया भर का 3 जाम लगाना बंद करो और सिंपली
सिंपली इस वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व का वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के अंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो. सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर दिस वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. वॉल्यूम अंडर दिस वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व विल बिकम इक्वल टू सिंपली एक ट्रेपेजॉइडल, या फिर आप दो ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, दो ट्राइंगल एंड एक रेक्टेंगल. सो वन ट्राइंगल इज देयर एंड वन रेक्टेंगल इज देयर. वन ट्राइंगल इज देयर एंड वन रेक्टेंगल इज देयर. मैं मान लेता हूं ये बीच वाला वेलोसिटी अगर गिवन है यू एम, तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं हाफ इंटू यू एम मल्टीप्लाइड बाई दिस मच डिस्टेंस एंड हाफ इंटू यू एम मल्टीप्लाइड बाई दिस मच डिस्टेंस. एंड वॉल्यूम फ्लो रेट आप ऐसे लिख सकोगे. वॉल्यूम फ्लो रेट इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. एक तरीका है इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना, दूसरा तरीका है सिंपली वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व के अंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो. सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. सिंपली कैलकुलेट द वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. ध्यान से समझियो. So simply you are going to do half into h into um plus half into h into um and plus ये बीच वाला एरिया हो जाएगा कैपिटल H minus 2 times small h if I assume total gap given as capital H multiplied by um. ये हो गया एरिया अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व. इसको आप W से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व मिल जाएगा. अब जैसे पाइप फ्लो होता है, पाइप फ्लो में एक पैराबोलॉइडल वेलोसिटी प्रोफाइल मिलता है और पैराबोलॉइडल वॉल्यूम होता है उसको कंटेन करने वाले सिलेंडर का हाफ. तो अगर पाइप फ्लो में आपको वॉल्यूम फ्लो रेट या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह दिया जाए, इस फंडे से आप एक लाइन में कैलकुलेट कर लोगे. Using this funda, you will be calculating volume flow rate or even average velocity in just one line. In case of pipe flow, velocity profile is paraboloidal. Paraboloidal means vertical plane में भी parabola दिखे, horizontal plane में भी parabola दिखे. So आप discharge calculate कर सकते हो simply by calculating volume under velocity profile curve. Volume under velocity profile curve. Volume under velocity profile curve. That means ये paraboloidal volume. जैसे एक कटोरा होता है, जैसे एक पाइप में एक कटोरे को फिट कर दिया जाए. Just like सर ऐप लॉन्च हो गया. I'm from electrical but heard your name from my mechanical friends. Prakhar, you made my day. An electrical student joining my class is a fantastic thing. By the way, you also make one memory flashing in my mind. Once I was taking a batch in Delhi and after half an hour, one student stood up and started moving out of the class, and then I was like, अरे सर कहाँ क्या नाराजगी हो गई भाई, इतने सही से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आधे घंटे में निकल लिए क्यों. वो वहां से चल के पोडियम तक आया और पोडियम तक आके वो बोला कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूं. मैंने कहा भाई तुम सीएस की क्लास में एक्सीडेंटली जाकर बैठते तो एक बार समझ में आता, तुम मैकेनिकल की क्लास में आकर बैठे. बट प्रखर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन. आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड. मितेश बेटा, ऐप पे थोड़ा काम चल रहा है, आप चिंता मत करो. मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप कोर्स बाई कर सकेंगे 2024 के लिए.
Prakhar, thank you so very much. Keep rocking. I wish I could be of help to you. Of course, you can always take help in mathematics. So volume under velocity profile curve and velocity profile curve के अंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक पैराबोलॉइडल वॉल्यूम होता है सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का हाफ. एंड बाय द वे जो मैंने जोक शेयर किया अपनी मेमोरी वाला उसको प्लीज लाइटली लेना, ठीक है? टेक इट इन पॉजिटिव मैनर. सो वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व इज हाउ मच? वॉल्यूम अंडर वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व अगर एक सिलेंडर होता है ये तो आप लिख रहे होते पाई आर स्क्वायर यू एम, पाई आर स्क्वायर यू एम. लेकिन एक पैराबोलॉइडल वॉल्यूम उसको कंटेन करने वाले सिलेंडर का हाफ होता है. पैराबोलॉइडल वॉल्यूम इज half of the volume of cylinder containing that paraboloids. Okay, इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वेलोसिटी से तो यहां से आपको एक लाइन में मिल जाता है पाइप फ्लो के लिए एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2. कल का टॉपिक करवा आज दिया, पाइप फ्लो होगा कल. We will also go and sit in CSE class. वही पराठा खिलाने ले चलेगा. गेट के बाद अपना गेट दे लो, उसके बाद कंप्यूटर साइंस की क्लास में ही बैठे रहना. ओके, just write your gate exam and then you keep sitting in computer science class. So now we can always use that funda, but unfortunately here that funda is not applicable. That's why I gave you two separate examples. यहां वो फंडा हम नहीं यूज कर सकते, इसीलिए मैंने आपको दो सेपरेट एग्जांपल्स दे दिए. एक दो प्लेट्स के बीच में फ्लो का. वन एग्जांपल आई गेव यू द फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स एंड वन एग्जांपल आई गेव यू द फ्लो थ्रू अ पैरेलल पाइप. द फ्लो थ्रू अ पैरेलल पाइप. नाउ बीसी सरफेस से कितना मास फ्लो रेट है कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीडी सरफेस से, आई एम सो सॉरी, सीडी सरफेस से कितना मास फ्लो रेट है कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे? ओ भाई तुम अपनी भावनाओं को ना तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे हमेशा. तो ये एक नॉन लीनियर, पहली बात तो वेरिएशन है और दूसरी बात नॉन लीनियर वेरिएशन है. फर्स्ट थिंग इट इज अ वेरिएशन, सेकंड थिंग इट्स अ नॉन लीनियर वेरिएशन. नेचुरली हमें इंटीग्रल वाला फंडा यूज करना होगा. नेचुरली वी विल हैव टू यूज इंटीग्रल वाला फंडा. We will have to use integral wala funda. Rho can be taken out of integration and UdA must be integrated. U आपको given है खतरनाक टाइप का कुछ, u infinity multiplied by 2y by delta minus 2y by delta cube plus y by delta power 4. So उसको dA पहले select करना होगा. dA I'm going to select on this area w multiplied by dy. इस एरिया पर मैं dA सेलेक्ट करने वाला हूं w multiplied by dy. So I'm going to get rho multiplied by w and then u multiplied by dy. जीरो से लेकर डेल्टा तक इंटीग्रेट कर दें और आपको CD सरफेस से एग्जिट होने वाला मास फ्लो रेट मिल जाएगा. You are going to get the mass flow rate exiting through CD surface. एरिया, डिफरेंशियल एरिया ना समझ में आया हो तो अलग से बता देता हूं. डिफरेंशियल एरिया एक रेक्टेंगुलर फ्लो एरिया अगर है तो डिफरेंशियल एरिया हमेशा इसी तरह सेलेक्ट करेंगे W मल्टीप्लाइड बाई dy. एक सर्कुलर फ्लो एरिया है तो डिफरेंशियल एरिया सेलेक्ट करेंगे रिंग के फॉर्म में. इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर एरिया we are going to select a differential area in the form of the W dy strip. एंड अगर सर्कुलर फ्लो एरिया होगा तो हम एक रिंग के फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे. सर इसमें थ्योरी होगी या सिर्फ एग्जाम्पल ही सॉल्व होंगे? विनीत शाह जी, एक रिवीजन और प्रैक्टिस कोर्स है और इसलिए इसमें छोटा छोटा थ्योरी भी डिस्कस होता है और प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये, मतलब एकदम आराम से चलने वाला कोर्स नहीं है, लंबा कोर्स नहीं है. ये उनके लिए जो एक बार सिलेबस कर चुके हैं और हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं और हम छोटी छोटी बुलेट पॉइंट्स में थ्योरी भी डिस्कस करते हैं.
Hey guys, if I integrate u, I'm going to get 2y square upon 2 delta, and I'm going to get 2y power 4 upon 4 delta cube, and I'm going to get y power 5 upon 5 delta power 4, 5 delta power 4. बट विनीत शाह जी, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस चैनल पर बने रहें। Rho W multiplied by U. A, you simplify this now. You simplify this. Man, you simplify this. You simplify this. Rho into W multiplied by U infinity. And then delta minus delta by 2 plus delta by 5. Delta minus delta by 2 plus delta by 5. एक प्रॉब्लम, और मैंने आपको मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट से जुड़ी सारी बातें बता डाली। One problem, and I ended up telling you each and every possibility associated with mass flow rate and volume flow rate. So अगर W की वैल्यू रख दूं, मैं डेंसिटी की वैल्यू रख दूं, I can calculate this. AB से एंटर करने वाला मास फ्लो रेट था 6 multiplied by 10 power minus 3, so 12 kilogram per second. AB सरफेस से एंटर करने वाला मास फ्लो रेट था 12 किलोग्राम पर सेकेंड। दिस वाज 12 किलोग्राम पर सेकेंड। और यहां से एग्जिट करने वाला मास फ्लो रेट कितना है? 1000 multiplied by 1 meter multiplied by U infinity multiplied by delta upon 1000, 12 and 1 minus 1 by 2 plus 1 by 5, 0.5 plus 0.2 into 0.7, 8.4, 8.4, yes, 8.4 kilogram per second. अब आप लगा दो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। Now you apply integral form of continuity equation. What is integral form of continuity equation? Integral form of continuity equation is Aya is equal to रुका plus गया। आया is equal to रुका प्लस गया। बाय डिफॉल्ट इस तरह के फ्लो को वैसे तो मेंशन रहेगा, बट फिर भी आप स्टेडी मानोगे। यहां से बीसी सरफेस से एग्जिट होने वाला मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं आप 3.6 किलोग्राम पर सेकेंड। एफएम में पहली बार पढ़ रहा हूं आपसे, सोम टोम तो पढ़ा है मैंने आपसे। आई लाइक द वे यू आर टीचिंग। एफएम में आप ज्यादा एंजॉय करोगे, खासकर अगर आप मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ो। सबसे ज्यादा एंजॉय करोगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो तो टॉप पर रहेगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि मेरा फेवरेट है एफएम, लेकिन आपका टॉप पर रहेगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि जब सेकंड लॉ और एंट्रोपी होगा तो फिर आप एक बार को दंडवत हो जाओगे, प्रभु। थ्री पॉइंट सिक्स इज रिमेनिंग वॉल्यूम ना, नहीं मास है भाई, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है हमने। डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है हमने। हमने नहीं पढ़ा आपसे, कोई बात नहीं, अब पढ़ना भी मत, अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन हो सके तो गेट वेट के बाद कहीं कुछ मिल जाए किसी का सब्सक्रिप्शन, तो एक बार सेकंड लॉ मार देना। सेकंड लॉ इस क्वेश्चन में अगर अनस्टेडी फ्लो हो तो कहीं से मास इनलेट करवाएं तो नहीं। अनस्टेडी कहां से हो जाएगा? अनस्टेडी होने का मतलब कि ये प्लेट के ऊपर ये जो एबीसीडी हमने लिया है, इसमें कहीं कोई
रिजर्वायर है, स्टोर हो रहा है मास, कैसे रिस्टोर हो जाएगा? हाउ दैट विल बिकम रिस्टोर्ड? एक प्लेट के ऊपर कोई रिजर्वायर है नहीं, प्लेट में कोई ड्रॉप्स अंदर डाले तो। हाँ, तो देखो ना नेक्स्ट प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। एक स्फेरिकल बलून में 0.8 मीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है फ्लूइड और वो इन्फ्लेट किया जा रहा है। अश्यूमिंग कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बलून रेडियस इन mm/सेकेंड। बलून की रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा mm/सेकेंड में, अगर आपको गिवन है उस समय जब बलून की रेडियस और इनलेट की रेडियस दोनों का रेशियो 20 है। तो आप फिर से अप्लाई करने वाले हो, वंस अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई आया इज इक्वल टू आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। अब यहां पर अनस्टेडी है क्योंकि गया तो कुछ नहीं लेकिन स्टोर हो रहा है। There is nothing going out, but there is something getting stored within the control volume. मास फ्लो रेट इनलेट सिर्फ एक जगह से है तो सिग्मा का कोई यूज नहीं रह गया। सिग्मा मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में दो दो जगह से आउटलेट था, प्रीवियस क्वेश्चन, एंड यू हैड आउटलेट फ्रॉम टू प्लेसेस। वन आउटलेट इज हैपनिंग one outlet is happening from CD surface, another outlet is happening from the top। दूसरा आउटलेट टॉप से हो रहा है और एक आउटलेट CD सरफेस से हो रहा है। ध्यान से समझियो, अब यहां आउटलेट कोई नहीं है, अनस्टेडी हो गया, दिस इज अनस्टेडी। But inlet is there, only one inlet. So density at the inlet multiplied by area of the inlet multiplied by velocity of the inlet is equal to rate of change of mass within the control volume। Rate of change of mass within the control volume को मैं लिख सकता हूं del by del T of rho v। del by del T of rho v ऐसा बोला गया है कि डेंसिटी में चेंजेस को नेग्लेजिबल करें। डेंसिटी में चेंजेस को नेग्लेक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा एरिया, इनलेट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इनलेट वेलोसिटी इज इक्वल टू d by dt of v d by dt of 4/3 pi r क्यूब। एक स्फेरिकल वॉल्यूम है इसलिए 4/3 pi r क्यूब लिख सकता मैं, और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से एंटर करने के कारण a को मैं लिख सकता हूं पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू 4 pi/3। 10-15 साल से कांस्टेंट है और आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3r स्क्वायर एंड आर का फिर से इंटीग्रेशन, नहीं ये इंटीग्रेशन है, अरे सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गई, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे आपको मिल जाएगा dr/dt। आपको पूछा गया है कि बलून किस रेट से इनफ्लेट हो रहा है, एट व्हाट रेट balloon is in this type of problem we have to consider deforming control volume। Of course I never said that our control volume can't be deforming। Law of mass conservation is a general law, it is going to be applicable irrespective of whether your control volume is deformable or not। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा हमेशा, और इसलिए मैं तो जनरल फॉर्म लिखा दोनों प्रॉब्लम्स में। That's why I have written general form in both the problems। So dr/dt will become equal to 3 and 3 are going to get cancelled, pi and pi are going to get cancelled, dr/dt is going to become v/4 and dr/dt is going to become r square upon r square, r square upon r square। Hey guys, v is given to you as 0.8 meter per second and divided by 4, and capital R और small r का रेशियो गिवन है 20। जिस समय उस समय हमें बलून के एक्सपेंशन का रेट पता करना है। अब इसमें ना आपको हेमीस्फेरिकल
बाउल में या फिर कॉनिकल कंटेनर में वाटर भर के दे दिया जाएगा और तब कहा जाएगा वाटर की हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, कैलकुलेट करो। खूब। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और बनाई जा सकती है। एक रिजिड स्फेरिकल बलून होता और डेंसिटी में चेंज कैलकुलेट करना होता। ये आपको मिलेगा 0.5 mm पर सेकेंड। बलून का रेडियस 0.5 mm पर सेकेंड से चेंज हो रहा होता। डीपीपी में है क्वेश्चन। आपको क्या लगा मैं टेस्ट का क्वेश्चन थोड़ी ना रिवील करूंगा? I'm anyway not going to reveal. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और बनाई जा सकती है, एंड दैट दैट प्रॉब्लम विल बी दैट द द balloon becomes rigid, the balloon becomes rigid and the balloon becomes rigid and I want to calculate the rate of change in density। यहां से एंटर करते हुए डेंसिटी रो है और अंदर जाने पर डेंसिटी रो है। ये उस प्रॉब्लम से सेपरेट बात बता रहा हूं मैं। दिस आई एम टेलिंग दैट प्रॉब्लम इज डन नाउ। सो वंस अगेन यू कैन राइट द सेम थिंग। बराबर आया बराबर रुका प्लस गया। आया बराबर रुका प्लस गया। इनकमिंग इज इक्वल टू accumulated plus outgoing। Incoming is equal to accumulated plus outgoing। This is going to become rho multiplied by A multiplied by V, and there is no outflow happening, and d by dt of mass within control volume। But since it is rigid, my dear friends, सिंस अंदर का वॉल्यूम रिजिड है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और आप डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली बार फ्लेक्सिबल बलून था और आपसे बलून के रेडियस में रेट ऑफ चेंज बताया गया था। इस बार रिजिड बलून है और बलून की डेंसिटी में चेंज कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। टेस्ट में क्या आएगा? In test, sir will give octagonal prism and find the rate of change of diagonal length with time. No, but I have formulated a similar problem for test, something similar, but you will enjoy it. Don't worry. बलून की डेंसिटी नहीं बाबा, एयर की डेंसिटी। अंदर जो एयर इन्फ्लेट होके जा रही है उसकी डेंसिटी की बात हो रही है। तो उसी प्रॉब्लम में एक वेरिएशन ये था कि बलून फ्लेक्सिबल था और हम बलून डेंसिटी को कांस्टेंट मानते हुए बलून की रेडियस में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे थे। In the same problem, balloon was flexible and we calculated the rate of change of radius of the balloon, assuming density to be constant. And in this problem, we did other thing. Okay? This is other variation of problem number 4. इस बारी हमने बलून को रिजिड मान दिया और डेंसिटी में रेट ऑफ चेंज। अब मैं आपको ले चलता हूं, इंटीग्रल कंटिन्यूटी हो चुका है, अब मैं आपको ले चलता हूं डिफरेंशियल कंटिन्यूटी पर। डिफरेंशियल कंटिन्यूटी पर ले चलने से पहले हमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स के इस डिस्कशन से गुजरना होगा। आगे आने वाले, अगर मुझसे आपने नहीं पढ़ी है फ्लूइड मैकेनिक्स, पढ़ी है तब भी और नहीं पढ़ी है तब भी, प्लीज आगे आने वाले लगभग 20 मिनट
बहुत 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 अटेंटिव रहने की जरूरत है। फॉर फर्दर 20 मिनट्स प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव। गाइज, हम कर चुके हैं वेलोसिटी को कार्टेशियन सिस्टम में भी डिस्क्राइब और सिलिंड्रिकल सिस्टम में भी डिस्क्राइब। हम कर चुके हैं एक्सेलरेशन को कार्टेशियन सिस्टम में भी डिस्क्राइब और सिलिंड्रिकल सिस्टम में भी डिस्क्राइब। हम कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी को सिलिंड्रिकल सिस्टम में भी डिस्क्राइब और कार्टेशियन सिस्टम में भी डिस्क्राइब और वेक्टर इक्वेशन भी हम कर चुके हैं। फ्लो रेट्स फाइंड आउट हम कर चुके हैं। स्टेडी फ्लो वाला डिस्कशन था दूसरा, फिर एक्सेलरेशन, फिर एंगुलर वेलोसिटी। हम कर चुके हैं फ्लो रेट्स और इंटीग्रल कंटिन्यूटी। इससे पहले कि मैं आपको मास कंजर्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म पर लेकर चलूं, first thing that we did was velocity. Second thing that we did was Eulerian field, steady, uniform. Third thing that we did was acceleration. Fourth thing that we did was finding out the rotation. इसमें एक चीज मिस हो गई थी मेरे से, 2 ओमेगा को vorticity कहते हैं। 2 omega is denoted by capital omega and called vorticity. एंड उसके बाद हमने फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करना सीखा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो आप उसे सिंपली एवी लिख सकते हैं। और हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना सीखा एंड वी लर्नड अबाउट कैलकुलेटिंग मास फ्लो रेट वी लर्नड अबाउट कैलकुलेटिंग मास फ्लो रेट। इससे पहले कि मैं आपको कंटिन्यूटी या लॉ ऑफ मास, हाँ यहाँ पर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी पढ़ा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया। आया बराबर रुका प्लस गया। आया रुका गया, यही तो लाइफ है। इसलिए मेरी recruit me for new ideas. Yes, yes, yes. But your ideas are too dangerous. I mean, if I actually give octagonal prism and ask people to calculate rate of change of diagonal length, people will immediately ask a refund. कि अभी ना ये हमारा 499 वापस करो बाबा, हमको नहीं, हमको खेलना ही नहीं है। एक छोटा सा डिस्कशन इससे पहले कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कस करें, एंड दैट डिस्कशन इज दैट आप जानते हो एक आइलेरियन फ्लो फील्ड में यू कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ऑफ कोर्स टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंड एक आइलेरियन फ्लो फील्ड में आप जानते हो वी कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड के साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। आप जानते हो एक आइलेरियन फ्लो फील्ड में W कंपोनेंट वेलोसिटी का वो भी एक्स वाई जेड का भी फंक्शन हो सकता है और टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। आपने देखा है दैट अगर आपने देखा है कि अगर वर्टिकल वेलोसिटी एक्स में चेंज हो, अगर वर्टिकल वेलोसिटी एक्स में चेंज हो तो एक रोटेशन हो जाया करता है और उस रोटेशन का रेट ऑफ चेंज, ध्यान से समझियो, ये देखो डॉट बिज आ गए। देखो डॉट बिज जी और कुछ भी लिखिए, ये गलत बातें लिख रहे हैं आप। अभी तुरंत आपके कमेंट को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है? सच अ हॉली रिलेशनशिप, डोंट ब्रिंग दैट इनटू योर डर्टी टॉक। Brother sister relation is such a holy and such a beautiful relation. अब सुनो, अब सुनो इधर, डॉट बिज लाइक करो और थोड़ा ये रोटेशन रोटेशन पढ़ो, काम आएगा। रोटेशन तुमको काम आएगा। So this this rotation is going to be
del V by del X. This rotation is going to be del V by del X. Did we prove it? No, we did not prove it. ध्यान से समझिए, लेकिन कितना विजिबल है ये, हाउ विजिबल इट इज. स्ट्रेन रेट में इन सम टेस्ट दे डिवाइड बाय 2, सम में नहीं दिया, उसमें कंफ्यूजन है. क्या लेना है मैं बता रहा हूं ना, डोंट वरी. मैं, आप जानते हो कि जहां कंफ्यूजन वाली बात होती है उसको मैं और भी क्लियर करता हूं. सो नेचुरली this rotation is very clearly equal to del V by del X. Similarly, there is one rotation that will happen because of horizontal velocity changing in Y direction. अगर velocity का horizontal component vertical direction में change होने लग जाए तो फिर से एक rotation आएगा, फिर से एक rotation आएगा. और दोस्त, ये rotation को लिखा जा सकता है, ये वाला रोटेशन लिखा जा सकता है डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी बीटा बाई डी टी इज इक्वल टू del u upon del y. This rotation can be written as d beta by dt is equal to del u upon del y. पहले आपने इन दोनों क्वांटिटीज की मदद से एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन किया था. अब सुनो, एक क्वांटिटी कहलाती है एंगुलर स्ट्रेन रेट, जो डेफिनेशन है सॉलिड्स की डेफिनेशन यहां भी काम करेगी कि जिन लाइंस के बीच में ओरिजिनली 90 डिग्री रहा करता था, उन लाइंस के बीच में कितना एंगुलर चेंज हुआ, उन लाइंस के बीच में कितना एंगुलर चेंज हुआ, हाउ मच magnitude of total angular change between those two lines, उसे कहते हैं उस पॉइंट का shear strain. I repeat the definition once again. First of all, keep this absorbed into your mind that rotation will happen because of vertical velocity changing in horizontal direction and horizontal velocity changing in vertical direction. Vertical velocity horizontal में change हो और horizontal velocity vertical में change हो, तब rotation होगा. दूसरी बात, गामा एक्स वाई की डेफिनेशन समझो. दो लाइंस जिनके बीच में ओरिजिनली 90 डिग्री रहा करता था, उन दो लाइंस के बीच में कितना टोटल एंगुलर चेंज हुआ, उसे कहते हैं हिप हॉप, उसे कहते हैं shear strain rate. So shear strain rate is simply the angular change. Shear strain is angular deformation between, shear strain is angular, और ये डेफिनेशन आपको सोम में भी काम आएगी, एंगुलर डिफॉर्मेशन बिटवीन. अनफॉर्चुनेटली सोम का ये वाला सेशन अभी पेंडिंग है. सोम का ये वाला सेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन और ये सब डिफाइन होता, दैट सेशन इज पेंडिंग. सो एंगुलर डिफॉर्मेशन बिटवीन टू लाइंस, those two lines which are originally perpendicular to each other. Two lines originally perpendicular to each other. Two lines that are originally perpendicular to each other. देखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते समय एक एवरेज लेते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में एक ही एंगुलर वेलोसिटी होती थी और इसलिए दो दो रोटेशन हो रहे हैं तो एक एवरेज रोटेशन कैलकुलेट कर लिया. लेकिन इस डेफिनेशन के मुताबिक कहीं टू आना चाहिए क्या? नो. इस डेफिनेशन के मुताबिक तो टोटल एंगुलर चेंज हुआ है डी अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी. टोटल एंगुलर चेंज दैट हैज हैपेंड इज डी अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी, and I'm going to get del v by del x plus del u by del y. So please do not ever divide by 2. shear strain rate डिफाइन करते समय आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है. At the time of defining shear strain rate, you don't have to divide by 2. Similarly, can you define the shear strain rate in YZ direction, YZ plane? शेयर स्ट्रेन रेट YZ प्लेन में डिफाइन कर सकते क्या? शेयर स्ट्रेन रेट ZX प्लेन में डिफाइन कर सकते क्या?
Can you define the shear strain rate in YZ plane? Of course, Y direction में Z velocity और Z direction में Y velocity. अगर Z velocity Y direction में change हो, अगर Z velocity Y direction में change हो, तो rotation होगा. और अगर Y velocity Z डायरेक्शन में चेंज हो तो रोटेशन होगा. अगर Y वेलोसिटी Z डायरेक्शन में चेंज हो तो रोटेशन होगा. टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन विल बिकम इक्वल टू total angular deformation will become equal to del V by del Z plus del W by del Y. Del W by del Y plus del V by del Z. नो 1/2. तो सर ओमेगा में क्यों 1/2 लेते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में आना पड़ेगा बेटा. कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस चाहे यूट्यूब पर हो या फिर ऐप पर, जहां भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ज्वाइन करोगे. मैं उनमें से हूं ही नहीं जो सीधे बता दे. मैं आपको पैदा करके दिखाऊंगा कि ओमेगा में 1/2 क्यों आता है. y 1/2 कम्स इन ओमेगा. सिमिलरली zx प्लेन में एंगुलर स्ट्रेन रेट डिफाइन कर सकते क्या? zx प्लेन में और बिना डिराइव किए कोई आपको इन फॉर्मूलाज को इस तरह से विजुअल पिक्चर दिखा के कन्विंस भी नहीं करेगा. लोग सीधे रटा देंगे. दैट्स इट. zx प्लेन में एंगुलर स्ट्रेन क्यों होगा? zx प्लेन में एंगुलर स्ट्रेन विल बी देयर इफ z velocity changes in x and if x velocity changes in z. If x velocity changes in z, so please write gamma zx. ये रेट है, ध्यान रखना. Gamma zx is going to be equal to del u by del z plus del w by del x. बट बात सिर्फ shear strain रेट की नहीं है. shear strain रेट ध्यान से समझियो. अभी तक आपने हर वेलोसिटी को उसके अलावा बाकी कोऑर्डिनेट्स में चेंज होते हुए देखा. आपने u को y में चेंज होते हुए देखा तो गामा एक्स वाई मिला. आपने u को z में चेंज होते हुए देखा, सबसे नीचे वाली पिक्चर, तो गामा जेड एक्स मिला. आपने v को x में चेंज होते हुए देखा तो गामा एक्स वाई मिला, पहली पिक्चर. आपने v को z में चेंज होते हुए देखा तो गामा वाई जेड मिला, दूसरी पिक्चर. आपने w को y में चेंज होते हुए देखा तो दूसरी पिक्चर, गामा वाई जेड मिला. आपने w को x में चेंज होते हुए देखा तो तीसरी पिक्चर, गामा जेड एक्स मिला. आपने u को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को y में चेंज होते हुए देखा तो गामा एक्स वाई मिला. और आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को z में चेंज होते हुए देखा तो गामा जेड एक्स मिला. आपने वर्टिकल वेलोसिटी को x में चेंज होते हुए देखा तो गामा एक्स वाई मिला. और आपने वर्टिकल वेलोसिटी को z में चेंज होते हुए देखा तो गामा वाई जेड मिला. और आपने z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, जब z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को x में चेंज होते हुए देखा तो गामा जेड एक्स मिला. और जब z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को y में चेंज होते हुए देखा तो गामा वाई जेड मिला. बट u x में भी तो चेंज हो सकता है, v y में भी तो चेंज हो सकता है, और w z में भी तो चेंज हो सकता है. But so far we did not consider the effect of u velocity changing in its own direction. So far we did not consider the effect of
v velocity changing in its own direction. So far, we did not consider the effect of w velocity changing in its own direction. If u velocity is changing in its own direction, then this point will have u, then this point will have u plus del u by del x multiplied by dx. Naturally, this point will travel. Naturally, this point will travel u delta t. This point will travel u delta t in delta t amount of time, and this point will travel. This point b will travel. This point b will travel u delta t plus u delta t plus u delta t plus del u by del x dx delta t u delta t plus del u by del x dx delta t u delta t plus del u by del x dx delta t del u by del x dx delta t. My dear friends, I can very clearly see that AB plus, I can very clearly see that AB plus, ध्यानम से समझियम, I can very clearly see AB plus u delta t plus del u by del x delta x delta t, this total distance. और नीचे अगर देखूं मैं तो एक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी u डेल्टा टी प्लस a डैश b डैश दोनों इक्वल हैं. u डेल्टा टी ने u डेल्टा टी को मार दिया. a डैश b डैश दोनों पॉइंट्स के बीच फाइनल लेंथ, a b दोनों पॉइंट्स के बीच ओरिजिनल लेंथ, वो बन जाएगा del u बाई del x डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. डेल्टा x और डेल्टा टी को इस तरफ लाएंगे तो a डैश b डैश माइनस ए बी, a डैश b, अच्छा ये dx था. dx is nothing but original length between A and B. कहते हैं change in length upon original length linear strain हुआ करता है. नहीं, कहते हैं change in length upon original length linear strain हुआ करता है. गुरुदेव, 1 year ago your words, सब कुछ करो पर चिंता मत करो. एग्जैक्टली पार्थ, सब कुछ करो पर चिंता मत करो. बिजी लाइफ इज हैप्पी लाइफ. इसीलिए कुछ ना कुछ करते रहो. कुछ ना कुछ करते रहोगे, खुद को बिजी रखोगे, खुद को खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू करो एंड यू विल रियलाइज चिंता चिंतन ये सब वॉश अवे हो जाएंगे. del u by del x multiplied by dt एंड इसे कहते हैं स्ट्रेन. स्ट्रेन 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 को अगर टाइम से डिवाइड करूं तो बन जाएगा स्ट्रेन रेट. देन इट विल बिकम स्ट्रेन रेट. अब सुनो इधर, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और समझो इस अप्रतिम कहानी को. दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल में और वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में चेंज हो तो एंगुलर स्ट्रेन होगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल में चेंज हो तो लीनियर स्ट्रेन होगा. इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंजेस in vertical direction and vertical velocity changes in horizontal direction, then angular strain, angular deformations will happen. But if horizontal velocity changes in horizontal direction and vertical velocity changes in vertical direction, then linear strain will keep happening. Then an element will keep deforming along its own length. This you can prove for v as a function of y as well. ये आप v as a function of y के लिए भी similarly, very similarly establish कर सकते हैं. एक पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v है, एक पॉइंट पे आइलेरियन फ्लो फील्ड में एक पॉइंट पे वेलोसिटी अगर v है और दूसरे पॉइंट पर जो उससे dy डिस्टेंस ऊपर है, दूसरे पॉइंट पर जो उससे डिवाइड डिस्टेंस ऊपर है उस पर वेलोसिटी है v प्लस del v by del t dt. At that point you have the velocity v plus del v by
v plus del v by del t dt. There the velocity is v plus del v by del y dy. Then my dear friends, v कितनो मूव करोगो del t टाइम में पॉइंट ए कितनो मूव करोगो del t टाइम में पॉइंट ए मूव करोगो v डेल्टा t एंड del t टाइम में पॉइंट सी कितनो मूव करोगो पॉइंट सी मूव करोगो पॉइंट सी मूव करोगो पॉइंट सी का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पॉइंट सी का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम द वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम बहुत क्लियरली देख सकते हैं आप कि dy प्लस दिस इज इक्वल टू v del t प्लस फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ dy प्लस v del t प्लस del v by del y dy del t एक तरफ और दूसरी तरफ v del t प्लस a और c पॉइंट्स के बीच में फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ मिल गया सर जी आपको del v by del y dy del t ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दूं चेंज को कहते हैं लीनियर स्ट्रेन बन जाता है कहते हैं इट बिकम्स लीनियर स्ट्रेन एंड कहते तो ये भी हैं कि अगर टाइम से भी डिवाइड कर दूं तो ये एप्सिलॉन y डॉट स्ट्रेन रेट बन जाएगा मेरी जॉब में भी मुझे बहुत हेल्प मिली है क्या ही तो बात है विक्रम सिंह ऐसे ही बढ़ते रहे बेटा आप लोगों की सफलता ही मेरी सफलता है आप लोगों का चमकना ही मेरा चमकना है ऐसे सूरज का क्या काम जो किसी धरती पर उजाला ना कर सके आप चमकेंगे तो मैं चमक ही गया आप ग्रो होंगे तो मैं ग्रो हो ही गया आप सफल होंगे तो मैं सफल क्या मैं सिद्ध हो गया मेरा पर्पस सिद्ध हो गया सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग देयर लीनियर स्ट्रेन यू वेलोसिटी के एक्स में चेंज होने की वजह से आएगा ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट इन लीनियर स्ट्रेन रेट्स का सम होगा और क्योंकि लीनियर स्ट्रेन रेट्स मिले हैं मुझे del v by del u by del x and del v by del y and del w by del z मैंने प्रूव किया क्या इसको नहीं वर्किंग इन अदानी बिकॉज ऑफ यू क्या ही तो बात है ग्रो करो खूब बिकॉज ग्रोइंग इज व्हाट द नेचर इज खूब ग्रो करो खूब उजाला फैलाओ खूब अपने आसपास ट्रांसफॉर्मेशन करो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करो माय बेस्ट विशेस आर देयर विद यू सो del v by v is equal to something like this मैंने लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला प्रूव कर दिया है मैंने लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला प्रूव कर दिया है सिमिलरली z डायरेक्शन में हो जाएगा del w by del z बट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेन्स का सम होगा ये मैंने प्रूव नहीं किया है बहुत आसानी से ये प्रूव किया जा सकता है it can be proved very easily that volumetric strain will be the sum of linear strain values so ultimately because linear strain values are del u by del x del v by del y and del w by del z so we get something like that now volumetric strain which is fundamentally defined as rate of change of volume with respect to time
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डॉट लगा है इसका मतलब है यूनिट टाइम में देख रहे हैं सब कुछ। उसे फाइनली मैं लिख सकता हूं, उसे फाइनली मैं लिख सकता हूं, उसे फाइनली मैं लिख सकता हूं आई del by del x plus j del by del y plus k del by del z and iu plus jv plus kw. I del by del x plus j del by del y plus k del by del z and iu plus jv plus kw. ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है? It is very clear that it is the dot product of del vector and v vector. It is the dot product of del vector and v vector. ध्यान से समझियो. Now we officially enter into the last discussion of fluid kinematics. सर ये स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, ये सब नहीं पढ़ाए आप? दो भाई और दो भाइयों की कहानी होगी छठे दिन, सॉरी 5वें दिन फ्लूइड मैकेनिक्स में, और उस दिन आप देखेंगे स्ट्रीम लाइन और ना जाने कौन कौन सी लाइन। तो बिल्कुल चिंता ना करें, उचित समय आने पर सब कवर हो जाएगा। पोटेंशियल फ्लो, एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रीम लाइन डिस्कस करने में क्या मत फायदा, जब स्ट्रीम लाइन पैदा हो तो मजे अलग हैं। कोई चीज डिस्कस करो और कोई चीज पैदा हो, दोनों में अंतर है। एंड वी विल इवॉल्व द स्टोरी ऑफ दो भाई, दो बहुत जिगरी भाई हैं, दो बहुत क्लोज भाई हैं, और द स्टोरी ऑफ दो भाई, द साई एंड द फाई। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोनों भाइयों की, देखेंगे हम 5वें दिन। 5th day of fluid mechanics, we will see the story of दो भाई, मिस्टर साई एंड मिस्टर फाई। तो तब स्ट्रीमलाइन देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए आई मेक यू एंटर इनटू, ऑफिशियली आई मेक यू एंटर इनटू द लास्ट डिस्कशन ऑफ किनेमैटिक्स। वेलोसिटी को कार्टेशियन में डिफाइन किया और सिलिंड्रिकल में, स्टेडी और यूनिफॉर्म के बारे में समझा। एक्सीलरेशन del u del u del u del u del v del v del v del v del w del w del w del w, the time xyz, time xyz, time xyz, and uvw uvw uvw, del vr del vr del vr del vr del v theta del v theta del v theta del v theta del vy del vy del vy del vy, del r del theta del y, del t del r del theta del y, del t del r del theta del y, del t del r del theta del y, and vr v theta vy, vr v theta vy। बट सिलिंड्रिकल सिस्टम हो तो एक बात और याद रखेंगे आप, माइनस वी थीटा स्क्वायर बाई आर और कोरियोलिस वी आर वी थीटा बाई आर। एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन किया हमने, ओमेगा एक्स वाई है तो डेल एक्स डेल वाई, वाई के ऑपोजिट वी कंपोनेंट, एक्स के ऑपोजिट एक्स कंपोनेंट। ओमेगा वाई जेड है तो डेल वाई डेल जेड, जेड के ऑपोजिट डब्ल्यू कंपोनेंट और वाई के ऑपोजिट वी कंपोनेंट। ओमेगा जेड एक्स है तो डेल जेड और डेल एक्स के ऑपोजिट जाएगा यू कंपोनेंट और डेल जेड के ऑपोजिट जाएगा डब्ल्यू कंपोनेंट। Omega we also defined in Cartesian system and also the vector equation. And then we discussed about how to calculate flow rates. वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करना जानते हैं हम, मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना जानते हैं हम, और फाइनली आया बराबर गया प्लस रुका। छठे टॉपिक में हमने स्ट्रेन रेट्स के बारे में समझा। अचानक से मास कंजर्वेशन पढ़ते पढ़ते ये स्ट्रेन रेट्स क्यों आ गए? अचानक से मास कंजर्वेशन पढ़ते पढ़ते ये स्ट्रेन रेट्स क्यों आ गए? ये समझने के लिए लेट मी डिफाइन समथिंग कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल, सर मैं बताऊंगा, सर हेलो मैं बताऊंगा।
अच्छा बोलो, तुम ही बता दो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो सर वो होता है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ, अ, तुम्हारे को डोसा खाने की जरूरत है। चलो 99 डोसा स्टॉल पर तुमको ले चलूंगा, और एकदम गरम गरम तवा होगा डोसा वाला, और झम से उसी पे उठा के बिठा दूंगा। डेंसिटी कांस्टेंट। एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो। नो, एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो है जिसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो हो। यानी, बट सर बात तो वही है ना, बात तो वही है। मेरा एक डाउट है, एंगुलर वेलोसिटी में ओनली वन टर्म आता है ना। अगेन निखिल, अगर आपने मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं देखा है बेटा, तो फिर वो डाउट अब यहां क्लियर करने में फिर वो एक्चुअली बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने बता दी है उसको ध्यान में रख लो। एक सिंपल शॉर्ट आंसर ये है कि सॉलिड्स में सिर्फ एक v बाई आर क्यों हम डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि हर लाइन बराबर 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 रोटेट होगी। फ्लूइड्स में ऐसा नहीं हो सकता। फ्लूइड्स में एक ही पॉइंट पर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं कुछ और रोटेट होती है, वर्टिकल लाइन देखते हैं कुछ और रोटेट होती है। और इसलिए लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों के दोनों के रोटेशन का एवरेज डिफाइन कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यू विल सी रोटेट बाय सम अदर अमाउंट, वर्टिकल लाइन यू विल सी विल रोटेट बाय सम अदर अमाउंट। सो रोटेशन, सॉलिड्स में कोई भी लाइन इमेजिन करोगे, सारी लाइंस बराबर 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 रोटेट होंगी। सॉलिड्स में यू इमेजिन एनी लाइन एंड इट्स गोइंग टू रोटेट बाय सिमिलर 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 एंगल। एक लाइन अगर थीटा से रोटेट हुई है तो दूसरी लाइन भी थीटा से ही रोटेट हुई होगी। एक लाइन अगर डी थीटा से रोटेट हुई है तो दूसरी लाइन भी डी थीटा से रोटेट हुई होगी। और इसलिए ओमेगा सिंपली लिख देते हो आप डी थीटा बाई डी टी। यहां आप कहते हो कि भाई साहब एक डी अल्फा से रोटेट हुआ है और एक डी बीटा से रोटेट हुआ है, अब बताओ की करोगे। तो आप बोलते हो कि डी अल्फा बाई डी टी भी प्रेजेंट है और डी बीटा बाई डी टी भी प्रेजेंट है। एक काम करो दोनों का एक काम करो दोनों का एवरेज लेकर डिफाइन कर दो एंगुलर वेलोसिटी। चलो, ना बता ना बताने की कसम खाने के बावजूद बता दिया मैंने पूरा। मैंने कहा नहीं बताऊंगा और फिर मैंने पूरा बता दिया। एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के डिस्कशन पे वापस आते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो हो। एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो इज where volumetric strain rate is zero. Did I say anything else? No. One simple line, volumetric strain rate is zero, then it is incompressible flow. Incompressible flow, then volumetric strain rate is zero. Volumetric strain rate is zero, then incompressible flow. Incompressible fluid और incompressible flow दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। incompressible inviscid fluid और inviscid flow दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। Keep this in mind that ये रहस्य फ्लूइड मैकेनिक्स के कहीं नहीं बरसेंगे, और इसलिए खोलो अपने अपने पात्र दिमाग के और भर लो ये ज्ञान की गंगा। कोई नहीं बताने वाला है आपको दैट एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड और एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो दोनों नेसेसरली एक ही बातें हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड वो है जिसमें एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड वो है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट हो। एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो वो है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो हो। हाँ, हो सकता है कि
कांस्टेंट डेंसिटी के फ्लूइड से ये अचीव किया जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट 0 है, तो चाहे कांस्टेंट डेंसिटी हो या ना हो, मेरा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, एक इनविसिड फ्लूइड वो है जिसकी म्यू वैल्यू 0 हो जाए। एक इनविसिड फ्लूइड वो है जिसकी म्यू वैल्यू 0 हो जाए, और एक इनविसिड फ्लो वो है, एक इनविसिड फ्लो वो है जिसमें विस्कस शियर स्ट्रेस एब्सेंट हो जाए। हो सकता है कि म्यू इज इक्वल टू 0, हो सकता है कि म्यू इज इक्वल टू 0 मेड इट पॉसिबल, बट viscous shear becoming zero is possible in one more manner, that velocity at all layers become equal. So inviscid fluid may be responsible for giving you inviscid flow, but inviscid flow, my dear friends, can also be achieved by a rather viscous fluids if you can ensure that there are no velocity differences, because if there are no velocity differences, then if there are no velocity differences, then tau will become 0, not because of mu becoming 0, but tau will become 0 because of del u by del y becoming 0. एक इनविसिड फ्लूइड्स नहीं है सपोज मेरे पास, फिर भी वेलोसिटी की डिफरेंट लेयर्स बराबर वेलोसिटी पर आ जाएं, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स equal velocity, they are moving with equal velocity, then my dear friends, there will be no difference in velocity, and therefore Newton's law of viscosity says that tau is equal to 0. So inviscid flow और इनविसिड फ्लूइड दोनों नेसेसरली सिमिलर बातें नहीं है। इनविसिड फ्लूइड, then inviscid, if there is inviscid fluid, then inviscid flow is certain. But an inviscid flow can be achieved even with the help of a fluid that is not inviscid. म्यू एग्जिस्ट करे कोई बात नहीं, अगर वेलोसिटी में डिफरेंसेस नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो टाउ 0 हो जाएगा, और मैं इनविसिड फ्लो को स्टिल इनविसिड मान सकूंगा। म्यू 0 हो तब तो टाउ 0 होगा ही होगा। म्यू 0 ना हो और वेलोसिटी के डिफरेंट लेयर्स किसी वजह से सॉलिड बाउंड्री से दूर होने की वजह से इक्वल वेलोसिटी पर आ जाएं, तो एक इनविसिड फ्लूइड से भी मैं एक विस्कस फ्लूइड से भी मैं इनविसिड फ्लो अचीव कर लूंगा। और इसलिए आज के बाद से याद रखना दैट एक आइडियल फ्लूइड की परिकल्पना और एक आइडियल फ्लो की परिकल्पना दोनों सेम नहीं है। The hypothesis of an ideal fluid is that it has constant density and zero viscosity. The hypothesis of an ideal flow is that volumetric strain rate must be zero. Whether it is achieved by achieving constant density or it is achieved otherwise, I don't care. I don't care. And similarly, an ideal fluid is something that has zero mu. An ideal flow is something that has zero frictional forces, zero viscous shear stress. Now, whether it is achieved by an inviscid fluid or even it is achieved by a viscous fluid doesn't really matter. Now I finally take you. This is the hypothesis of ideal fluids, and this is the hypothesis of ideal flow. एक जाते जाते एक लास्ट बार बोल दूं, दैट आइडियल फ्लूइड है तो बाय डिफॉल्ट आइडियल फ्लो होएगा, लेकिन एक आइडियल फ्लो एक नॉन आइडियल फ्लूइड से भी अचीव किया जा सकता है। सेवेंथ डिस्कशन, लगाएंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक छोटे से डिफरेंशियल सिस्टम या डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम पर।
वी विल नाउ अप्लाई। अच्छा, मैं तो भूल ही गया, मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन चल रहा था। हाँ, we have been actually in the topic law of mass conservation. Guys, let's say mx enters, let's say mx enters from here. Naturally, here we will be having mx plus del by del x mx dx exiting. Let's say my enters from here. Naturally, we will be having my plus del by del y my dy exiting. Let's say mz is entering. Naturally, we will be having mz plus del by del z of mz into dz exiting. आया? रुका? गया? जो कंसेप्चुअल लर्निंग को एंजॉय करते हो, जो समंदर की गहराइयों में डूबना पसंद करते हो, वो सीट बेल्ट बांध लें। Those who enjoy going deep into the concepts, they must wear the seat belts. They must wear the seat belt now, क्योंकि ये उड़ान थोड़ी ऊंची होने वाली है। ये जो बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, बाउंस कर जाएगा। Whatever we are going to discuss will bounce if you are not very attentive. ध्यान से समझियो। तो कितना एंटर कर रहा है बेटा? mx एंटर किया, my एंटर किया, mz एंटर किया, एंड विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम मैं लिख सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dv, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dv। एग्जिट कौन किया? एग्जिट किया del by del x mx dot plus del by del x of mx dot into dx, and exit किया my dot plus del by del y of my dot dy, and exit किया mz dot plus del by del z of mz dot dz। mx dot ने mx dot को, my dot ने my dot को, mz dot ने mz dot को मार दिया, mz डॉट ने mz डॉट को मार दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 0, राइट हैंड साइड में मेरे पास है del रो बाई del p। मैं अश्यूम कर रहा हूं आई हैव टेकन a very small fixed control volume. mx dot can be written as density multiplied by u multiplied by dy dz. mx dot can be written as density multiplied by u multiplied by dy dz. my dot can be written as my dot can be written as rho multiplied by v multiplied by dz dx, rho multiplied by v multiplied by dz dx, rho multiplied by v multiplied by dz dx. mz dot can be written as mz dot can be written as rho multiplied by w multiplied by dx dy, rho multiplied by w multiplied by dx dy, rho multiplied by w multiplied by dx dy। सर ये सब कहां से आया? अभी अभी चट से, चट चट से पड़ेगा, अभी चट से। ये सब कहां से आया? आज ही सिखाया है मैंने, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू
rho into density into velocity into area. dv ने dv को dv से dv तक dv द्वारा दौड़ा दौड़ा के मारा। dv ने dv को dv से dv तक dv द्वारा दौड़ा दौड़ा के मारा। एंड आया बराबर गया प्लस रुका से पैदा होता है एक ब्यूटीफुल इक्वेशन del rho by del t plus del by del x of rho u and del by del y of rho v and del by del z of rho w is equal to 0। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। जो एक लाइन में डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव कर दे वो अनमैचेबल। अच्छा हुआ ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है, नहीं तो सही में दे दिए होते चट से। अरे स्टूडेंट्स डर जाते थे, स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते थे कि हम नहीं हम नहीं हम नहीं, हमने नहीं किया सर। मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी बहुत जल्दी एंड मोस्ट प्रॉब्ली, अभी फाइनल नहीं हुआ है बट मोस्ट प्रॉब्ली नेशनल कैपिटल में। माय ऑफलाइन क्लासेस विल स्टार्ट वेरी सून एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन नेशनल कैपिटल। एंड वहां खाएंगे काजू साथ में। आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, जुमा दूंगा मैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो मजा आप ले रहे हो ना, ऑफलाइन में इसका ट्रिपल। नो, after doing a lot of survey and everything, under unmatchable, yes, under unmatchable. अब आपने हर चीज का सिलिंड्रिकल सिस्टम देखा है और सॉरी, वेक्टर फॉर्म देखा है, तो इसका भी देख लो। इट्स वेरी क्लियर। del I del by del x plus j del by del y plus k del by del z becomes delta, and IU plus JV plus KW becomes velocity vector is equal to 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। स्टेडी के लिए क्या लिखोगे? पहला टर्म 0 हो जाएगा। These first term will become 0 if it is steady।
Asli revolution is now. You stopped while saying about some survey on something. After doing a survey of market, we realized that we might have to do it in national capital. As I said, it's not finalized yet, so we will see. वन स्ट्रेच में पूरा रिवाइज। हाँ रोहित, अब ये तो यार पर्सपेक्टिव है। तब लोग कहते थे कि कुछ प्रॉब्लम्स करवा दो सर। अभी ये है कि अब अगेन दिस इज टू सब्जेक्टिव। सिर्फ थ्योरी 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 डिस्कस करो बुलेट पॉइंट्स में, पीपल से प्रॉब्लम करवा दो। प्रॉब्लम सिर्फ डिस्कस करो पीपल से कि सर थोड़ा थोड़ा समझाते चलो। एक दो प्रैक्टिस सेशंस के बाद मैंने डिसाइड किया था चलो मैं थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगा, आई विल नॉट डू द सिनॉप्सिस, आई विल ओनली डू प्रॉब्लम्स। देन आई गॉट सम नंबर ऑफ मैसेजेस कि सर प्लीज when you revise the things they quickly get absorbed because I have studied from you, so please give us synopsis before doing the practice. So I was like okay, let's go with this. Huh. So del rho by del t and del rho by del t becomes zero if steady. Now the main thing is now that अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल हुआ, ओए ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, बी वेरी 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 अटेंटिव that let me take this from this page this much. I'm going to take this much from this page to the next page, and स्टेडी तो ठीक है, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। स्टेडी इज ओके, फर्स्ट टर्म विल बिकम जीरो। व्हाट अबाउट इनकम्प्रेसिबल? स्टेडी इज ओके, फर्स्ट टर्म टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस होने बंद हो जाएंगे। व्हाट अबाउट इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल। What about incompressible? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं लोग क्या कहेंगे। हाँ, विद्यांशु ने लिख भी दिया है। It was really good to revise. I understand. Rohit, I totally respect your viewpoint. In fact, my viewpoint agrees with your. But again, क्या क्या कर सकते हैं? We can't do each and everything now. So, I mean, we'll have to find out a way trade-off. ऑप्टिमाइजेशन इसी को तो कहते हैं। अभी मैं थ्योरी अलग प्रॉब्लम्स अलग करवाने लगूंगा, फिर लोग प्रॉब्लम वाले में आ जाएंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। फिर मैं गया काम से, मैं इग्नोर कर नहीं पाता। हाँ, मैं उनमें से अगर हूं जो इग्नोर कर लेते हैं तो चल जाएगा काम, मेरी प्रॉब्लम है। You thought ideal fluid exactly. Now listen. Let's make it effective. You thought ideal fluid exactly. People try understanding that incompressible flow की बात करने जा रहे हैं आप। तो लोग क्या करेंगे यूजुअली? लोग क्या करेंगे यूजुअली? सारी बुक्स में या रिसोर्सेज में, मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या करेंगे यूजुअली? वो रो को कांस्टेंट करेंगे, और रो को कांस्टेंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बिकम जीरो, एंड सेकंड टर्म में रो बाहर आ जाएगा, एंड थर्ड टर्म में भी रो बाहर आ जाएगा, एंड फोर्थ टर्म में भी रो बाहर आ जाएगा,
एंड क्योंकि रो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए यू आर लेफ्ट विद del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0, and you are left with exactly the same thing that you actually discussed. You actually discussed before finding differential form of continuity equation. But my dear friends, for a moment, suppose that density is not constant. For a moment, suppose that density is not constant. Density is not constant. Suppose that density is not constant, but density में होने वाले variations कुछ इस तरह हैं कि density का Eulerian flow fields में suppose that density is actually varying with respect to time, and density is actually varying with respect to x, y, and z. Suppose that density is varying with time and x and y and z. Suppose it is varying in such a way that its material derivative becomes equal. जिन्होंने फ्लूइड में मेरे इस सेशन तक मेरा साथ दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो मुझसे नहीं पढ़े थे फ्लूइड्स, उनका पढ़ना सार्थक हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर। उनका पढ़ना इस पॉइंट पर आकर सार्थक हो जाएगा, क्योंकि अब आप अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को एक्सपैंड करोगे, अब आप अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को एक्सपैंड करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स। प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूं मैं, रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस वी डेल रो बाई डेल वाई and rho del w by del z plus w del rho by del z। अगर 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 मान लो डेंसिटी में हो रहे हैं वेरिएशंस, बट डेल रो बाई डेल टी प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाई डेल y plus w del rho by del z, this whole combination becomes zero. Density might be varying in time, density might be varying in x, density might be varying in y, density might be varying in z, but this whole combination becomes zero. You again end up getting del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0, which is nothing but the definition of incompressible flow, which is nothing but the definition of incompressible flow. एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड से तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो अचीव होगा ही होगा। इन रेयरेस्ट केसेस ऐसा हो सकता है कि एक कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वेरिएबल डेंसिटी के फ्लूइड के साथ भी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो अचीव किया जा सके। इसलिए मैं कहता हूं कि कह दो उन पढ़ने वालों से, कभी हम भी पढ़ा करते थे, जितना पढ़ पढ़ के वो टॉप किया करते हैं, उतना उतना सच में हम छोड़ दिया करते थे। Incompressible flow and incompressible fluids, they are not same things. Incompressible flow means volumetric strain rate becoming zero. Incompressible fluids strictly means density becoming constant. Density becoming constant, then of course we achieve. Density becoming constant, then of course we are achieving. Density becoming constant, then of course we end up getting the same results that we defined in previous discussion. पिछले डिस्कशन में जो
रिजल्ट हमने डिफाइन किया था, बट इवन एक वेरिएबल डेंसिटी के साथ भी इस रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। और इसलिए यहां जो लिखा है उसे एक बार फिर से देखें, दैट एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो नॉट नेसेसरली सेम, एक इनविसिड फ्लूइड और एक इनविसिड फ्लो नॉट नेसेसरली सेम, एक आइडियल फ्लूइड और एक आइडियल फ्लो नॉट नेसेसरली सेम, नॉट नेसेसरली सेम। कूल। बहुत क्विकली अभी तक जो कुछ भी सीखा है आपने, सबसे पहला डिस्कशन फ्लूइड काइनेमेटिक्स को यहां पर पूर्ण विराम देंगे। वी आर गोइंग टू गिव द फुल स्टॉप टू फ्लूइड काइनेमेटिक्स। जस्ट इन केस ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। ये जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दिस इज जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड स्टेडी के लिए सिंपली पुट del rho by del t is equal to 0, that's it. इनकम्प्रेसिबल के लिए del u by del x plus del v by del y plus del w by del z will be equal to 0, whether you are achieving it with constant density fluid or variable density fluid doesn't matter. Incompressible flow means volumetric strain rate becomes 0, चाहे फिर आप उसे कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड से अचीव कर रहे हो या फिर वेरिएबल डेंसिटी फ्लूइड से अचीव कर रहे हो, मैटर नहीं करता है। ओके, अभी तक फ्लूइड काइनेमेटिक्स को बहुत क्विकली रिकैप करते हैं। Whatever we have learned about fluid kinematics, let's very quickly recap entire fluid kinematics. We started this beautiful chapter. With the discussion of velocity vector. Velocity vector can be described either in Cartesian coordinates, or velocity vector can be described in cylindrical polar systems. And you, dear DDR students, you even know how to convert VR and V theta values into U and V values, or U and V values into VR and V theta values. अगर कभी गलती से आपको कार्टेशियन सिस्टम में डिफाइंड हो वेलोसिटीज और आपको कह दिया जाए सिलिंड्रिकल सिस्टम में वेलोसिटीज ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, बड़े ही आराम से ये काम आप कर लोगे। Very easily you are going to do this thing. दूसरी बात, हम स्टेडी और यूनिफॉर्म डिफाइन कर रहे थे। स्टेडी वो है जब वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो जाए, एक गिवन लोकेशन पर टाइम के साथ कोई चेंजेस ना हो, या फिर कांस्टेंट भी हो जाए तब भी। यूनिफॉर्म वो होगा, uniform is going to happen when velocity becomes only a function of time. फ्लूइड में इसका कोई औचित्य नहीं है यूनिफॉर्म का। In fluid mechanics, in fluid flow field, there is not much significance of uniform flow. Third thing we discussed was acceleration. Acceleration is defined as del v by del t plus v dot delta of v, which can be expanded either in Cartesian system or in cylindrical polar system. In Cartesian system, we are going to get del u, and we are going to get del v, and we are going to get del w, टाइम है, x है, y है,
टाइम है, x है, y है, z है। टाइम है, x है, y है, z है। टाइम है, x है, y है, z है। Time is there, x is there, y is there, z is there. Similarly, you can write acceleration in cylindrical polar systems. Similarly, you can write acceleration in cylindrical polar system. Chalo. Fourth thing we discussed was angular velocity. Angular velocity, vector form में it is written as del cross v. Scalar form में we can write omega xy. We can write omega yz. We can write omega zx. Omega xy will become equal to del x and del y. Del x and del y. 1/2 से डिवाइड करना मत भूलना। ओमेगा वाई जेड विल बिकम इक्वल टू del y and del z. del y के ऊपर w component, del z के ऊपर v component. Omega zx will become equal to del z and del x. Del z and del x. Del x is nothing but del u and del z is nothing but del w. And then of course we have cylindrical polar system as well. Cylindrical polar system भी है। पांचवा डिस्कशन क्या था बंधु? पांचवा डिस्कशन था फ्लो रेट्स और इंटीग्रल कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्लो रेट्स आप कैलकुलेट कर सकोगे या तो VDA के साथ, या अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो सिंपली AV के साथ। मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकोगे रो VDA के साथ। मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकोगे रो VA के साथ। वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करने का एक और फंडा बताया मैंने आपको, वॉल्यूम अंडर velocity profile curve. Calculating volume flow rate, I told you one more funda, volume under velocity profile curve. And then प्रकट हुआ आया बराबर रुका प्लस गया। And then appeared आया बराबर रुका प्लस गया, 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 आया बराबर रुका प्लस गया। In the sixth topic, we defined linear strain rates. Linear strain rates are del u by del x and del v by del y and del w by del z. In the sixth topic, we defined linear strain rates, and not only linear strain rates but also gamma xy value. Gamma xy value will be equal to del v by del x plus del u by del y। बिना कोई पीपीटी लाए और बिना कुछ चिट और पर्ची और पेपर और सेपर जो खत्म कर दे ऐसे बैक टू बैक वाइब्रेशंस और मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स, अनमैचेबल पढ़ाना छोड़ देगा। बिना कोई पीपीटी लाए, बिना कोई थ्योरी लिख कर लाए, बिना कोई चिट पेपर लाए, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा, फिर वाइब्रेशंस पूरा, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पूरा, फिर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पूरा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा, बैक टू बैक टू बैक टू बैक काट दे फसल पढ़ाना, उस दिन मैं गारंटी के साथ छोड़ दूंगा। I will immediately stop. Immediately. And I'm saying it very responsibly. Gamma yz can be written as del w divided by del v del y plus del v divided by del z. Gamma zx can be written as del u by del z plus del w by del x। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट को लिख सकते लीनियर स्ट्रेन रेट्स का
sum, and then incompressible flow के लिए ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट है इसे 0 होना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 7, और हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म देखा। होल फ्लूइड काइनेमेटिक्स on one page. Problem. In a 2D flow, if one velocity component is known, the other one can be completely found. If flow is known to be irrotational, but no more information is available. If the flow is one flow is known to be incompressible, but no more information is available. Flow is known to be steady, but no more information is available. D is correct, huh? I know. इसका फॉन्ट साइज तो थोड़ा छोटा कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे? देख रहा है विनोद, 2D फ्लो का बात किया जा रहा है। मैं मान लेता हूं, कहा गया है एक कोई नोन है, मैं मान लेता हूं यू नोन है। आई assume you to be known and I'm targeting V. Can I find out V? Well, the combination of irrotational, which is not necessarily but most of the times a byproduct of inviscid. क्यों आप सोचना। जब हम इरोटेशनल कह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में 90% चांसेस होते हैं कि फ्लो इनविसिड है। क्यों? वो आप सोचना। इरोटेशनल है अगर तो क्या होगा? ओमेगा एक्स वाई 0 होगा। एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई है, वाई कॉम्पोनेंट यहां है और एक्स कॉम्पोनेंट यहां है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि यू नोन है आपको, इसलिए अगर फ्लो इरोटेशनल हुआ
तो del v बाई del x u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा। अगर फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है, I say it again that this combination cannot be called ideal because ideal flow is actually inviscid plus incompressible. But still, this combination is very powerful combination. Ideal क्या है? Inviscid plus incompressible. और किस कॉम्बिनेशन पर अभी हम पहुंचे हैं? Irrotational plus incompressible. इसलिए इरोटेशनल और इनकॉम्प्रेसिबल के कॉम्बिनेशन को हम आइडियल नहीं कह सकते। लेकिन एक बात सुनो, इधर 90% ऑफ द केसेस में ये आइडियल होगा, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में इरोटेशनल का मतलब होगा इनविसिड। क्यों? वो आप सोचो, इरोटेशनल का मतलब होगा इनविसिड। यू थिंक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि इरोटेशनल होने का मतलब यू वाई के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा और सारी लेयर्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसा होगा, बट इन certain cases irrotational will mean inviscid. Okay, incompressible means what? Incompressible means linear strain rate in x direction plus linear strain rate in y direction का sum is equal to 0। यहां से मुझे del v by del y हासिल हो जाएगा। I will get del v by del y। Naturally, if I want v, I need to know both partial derivatives of v। अगर मुझे v की जानकारी चाहिए तो नेचुरली मुझे v के दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव्स की जानकारी चाहिए होगी, और दोनों जानकारियां तब मिलेंगी जब फ्लो इरोटेशनल के साथ साथ इनकॉम्प्रेसिबल भी हो। ये कॉम्बिनेशन को आइडियल फ्लो तो नहीं कह सकते, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को मैथमेटिकली एनालाइज कर पाना बहुत इजी हो जाता है। This combination cannot be said ideal flow, but this combination still becomes a superb combination from the point of view of mathematical analysis. This beautiful combination is known by the name potential flow. This beautiful combination is known by the name potential flow, और इसी combination में छिपी हुई है दो भाइयों की कहानी। In this combination only, there is the story of two brothers hidden. So D is the correct answer here. D is the correct answer here. अरे सर, इसको कई बार देख चुके हैं, एक बार और देख लो, एक बार और, क्योंकि ये मजेदार है। ये है इनकॉम्प्रेसिबल भी, इरोटेशनल भी। If flow is irrotational plus incompressible, find V. V is equal to kx upon x square plus y square. सर, आपने अनअकैडमी छोड़ दिया? हाँ सज्जाद, मैं अब स्वतंत्र हूं। मैं अब अनमैचेबल तो था ही पहले से ही।
ये है कि अब स्टूडेंट्स को भी ज्यादा अनमैचेबल बनाने का काम हो सकेगा। द रीजन बीइंग कि मैं अपने इसमें अनअकैडमी की कोई गलती नहीं है, मेरा डिसीजन है। 3 साल से लगातार स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला। जब से अनअकैडमी पर लेजेंड टैग आया, तब से 3 साल से लगातार एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो टैग मेरी प्रोफाइल से हटा हो। इतना प्यार मिला। बट मुझे कुछ लैकिंग लगता था हमेशा। मुझे लगता था कि मैं अपने बैचेस को जिस इंटेंसिटी के साथ रन करना चाहता हूं, उस इंटेंसिटी के साथ उस प्लेटफॉर्म पर रन नहीं कर सकता। अब सारे सब्जेक्ट्स यहाँ ही पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, यहाँ पढ़ाऊंगा, प्लस पेड भी पढ़ाऊंगा, फ्री भी पढ़ाऊंगा। जिनको जैसे पढ़ना हो पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल मेरे बैचेस को, जो डिसिप्लिन्ड बैचेस होंगे वो पेड रहेंगे, और उनको एक बेंचमार्क बैच बनाकर मैं सेट करूंगा। तो क्योंकि ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, बाय द वे दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। दिस, भले ही ये वेलोसिटी को आप पहले देख चुके हो दो दो प्रॉब्लम्स में, you have seen this velocity profile in multiple problems, still it's a good problem. Particularly if you know the final answer, you know that v is equal to kx upon x square plus y square. Now the question is, can you reach there? पहुंच के दिखा सकते हो क्या? पेड कहां पर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा www.unmatchable.in। ऐप भी बहुत जल्दी आने वाला है। So if the flow is irrotational plus incompressible, मुझे फाइंड आउट करना है velocity v component, vertical component of velocity. So first of all, I'm going to start with irrotational. Irrotational means del x is there, del y is there, del y means v will come here, del x means u will come here, is equal to 0. So I'm going to find out del v by del x, and del v by del x is del u by del y. Del v by del u by del y is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, and divided by x square plus y square का whole square. This will end up giving me del v by del x, which is k and x square minus y square. Actually माइनस साइन अंदर गया तो y square minus x square upon x square plus y square का होल स्क्वायर। अनअकैडमी बहुत कॉस्टली भी हो गया था, अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मतलब एग्री भी करूंगा, डिसएग्री भी करूंगा। अनअकैडमी सबके लिए सूटेबल नहीं है शायद। जो लोग एक ही सब्जेक्ट 10-10 टीचर्स से पढ़ना चाह रहे हो, उनके लिए सूटेबल है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट फिर मुझे रियलाइज होता है कि जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है भाई? 10 बुक्स मैंने कंटेन करके रखी हुई है ना। तो जस्ट बिकॉज आप एक एक सब्जेक्ट के 4-4 टीचर हैं आपके पास, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मुझे यूज है क्या उस चीज का? मुझे यूज नहीं है ना। अब कोई फोन में शेविंग मशीन लगा के देने लग जाए और कहे अब ये फोन 2 लाख का हो गया, तो भाई मैं फोन अलग रखूंगा, शेविंग मशीन अलग से खरीद लूंगा। ट्रिमर फोन में यहां पे ट्रिमर ब्लेड्स लगा के दे दी जाए, अब ट्रिम कर रहे हैं फोन से। हाँ बढ़िया। तो उसका जरूरत तो नहीं है ना मुझे।
From your point of view, you are giving some additional value and therefore you are costing more. अगर मेरे वीडियोस से रोस्टिंग वाले क्लिप्स काट के कोई एक चैनल चलाने लगे ना, वो चैनल ठीक ठाक चल जाएगा यूट्यूब पर। नहीं मतलब मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं। तो irrotational we have covered already. Irrotational we have covered already. And now we are going to cover incompressible. Now we are quickly going to cover incompressible. Irrotational is done, 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 done. अब हम जरा इनकॉम्प्रेसिबल पर फोकस करेंगे। इनकॉम्प्रेसिबल पर फोकस करेंगे तो del u by del x plus del v by del y is equal to 0. Del v by del y is equal to 0 and del v by del y is equal to minus del u by del x. But that said, I actually respect an academy platform very much. Why? Because इतने सारे टॉप एजुकेटर्स को इतनी डिग्निटी और वैल्यू देना, दैट वाज रियली समथिंग। गेट के बाद अंकुर, गेट की बात करने वाले हो? हाँ, चलो सही है। del v by del y is equal to minus del u by del x. अब del u by del x तो इजी है, del u by del x is easy, minus minus plus ky, and I just need to differentiate this much. I just need to differentiate this much. 1 upon something का derivative क्या होता है? What is the derivative of 1 upon something? Derivative of 1 upon something becomes minus 1 upon that. 1 upon पत्थर है तो minus 1 upon पत्थर का स्क्वायर हो जाएगा, minus 1 upon पत्थर का स्क्वायर। फिर x स्क्वायर को फिर से आप डिफरेंशिएट करने वाले हो। You are going to differentiate x square again. So finally I have the information of del v by del y. Finally I have the information of del v by del y, and that information is minus 2kxy upon minus 2kxy upon x square plus y square power 2. पावर 2। ध्यान से समझियो। एक बार ही आपको del v by del x मिल गया और del v by del y मिल गया, तो फिर आप v टारगेट कर सकते हो। Once we have got del v by del x and once we have got del v by del y, then you can target v. v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा integral dv. So I'm going to get del v by del x dx plus del v by del y dy का इंटीग्रल। शुभम, आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। इनफैक्ट मैंने तो लास्ट ईयर प्रपोज भी किया था कि आपको अननेसेसरली मैकेनिकल में 10 एजुकेटर्स की जरूरत ही नहीं है। जो 3 नाम आपने लिखे हैं, मैंने प्रपोज किया था कि ये 3 मिलकर किसी भी इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट्स के सम से बड़े हैं। बट अगेन मैनेजमेंट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एंड अगेन आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। सो del v by del x and del v by del y dy, I'm going to put all those values. K can be taken out, and then y square minus x square dx, y square minus x square dx, y square minus x square dx, and minus 2xy dy, minus 2xy dy upon x square plus y square का होलम स्क्वायरम। होलम स्क्वायरम। आप यकीन मानो मेरा, ये हमेशा, कैसे आप
डिस्कवर करोगे वो आपकी हेडक है, लेकिन ये हमेशा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाया करेगा। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आपके सामने आसान आएगा। मैंने एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम लिया है, आप देख सकते हो वेलोसिटी प्रोफाइल इज सो कॉम्प्लिकेटेड। You can see that the velocity profile is too complicated to handle. So I have taken a very complicated velocity profile. I have taken a very complicated velocity profile, and that's why it is a little typical. But believe me, otherwise it's going to become very easy. Otherwise it's going to become very easy. But यहाँ पर ये थोड़ा typical होगा, ये हमेशा exact differential में बदल जाया करेगा। It will always convert itself into exact differential। डिनोमिनेटर स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले टर्म में आना चाहिए, ऊपर पहले टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। अगर इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बदलना है, इफ आई वांट टू चेंज दिस इनटू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देन समहाउ आई विल हैव टू इंट्रोड्यूस डिनोमिनेटर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव इन द फर्स्ट टर्म। सो डिनोमिनेटर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस कर दिया और एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि मुझे पता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में ही चेंज होगा। इट इज गोइंग टू चेंज इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल ओनली विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला फॉर्म। नाउ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y square plus x square dx and minus 2x common, and I have x dx plus y dy एक्सी में एफएम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो डीपीपी लगा लूं वहां से पूरा इसके साथ। ओ भाई कार्तिक ऐसे मत करो मैं इन सब चीजों में कतई यकीन नहीं रखता हूं। मैं कभी अभी मैंने 60 डेज स्ट्रैटेजी भी बोला है, तो यही बोला है कि when I said 60 days strategy, then I said that don't leave anything। ऐसे मत करो कि कहां से मेरा पूरा एफएम आप अच्छे से करो, पूरे एफएम के डीपीपीस लगाओ। But it is not changing into exact differential, no? Y square plus x square and then x को डिफरेंशिएट किया, दोबारा में x को ऐसे ही रखा और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेंज तो हुआ। अरे वाह, अरे वाह, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड x का डेरिवेटिव, दोबारा में x को ऐसे ही रखा और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही तो होगा 2x dx plus 2y dy। Yes, so it has
finally become an exact differential. Just in case the last step is not understood, let me explain it on the next page. Oh, 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 मैंने मैंने आपको बताया, पहली बात तो ये नोट कर लो कि कैसे चेंज होगा ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बट ये इस तरह के प्रॉब्लम में जब एक वेलोसिटी गिवन हो और दूसरी वेलोसिटी तक पहुंचना हो तो डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई आपने अलग अलग फाइंड आउट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। यू फाउंड डेल वी बाई डेल एक्स, देन यू फाउंड del v by, then you find del v by del y. That's great. That's lovely, awesome, amazing. And then total differential के फॉर्मूला में दोनों रख दिए। इसके बाद यकीन करो मेरा, इस तरह के प्रॉब्लम्स में ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। गुड न्यूज ये है कि जो प्रॉब्लम का लेवल होगा गेट वगैरह में उसमें बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। Good news is that it will change into exact differential very easily. It will change into exact differential. That's a sure sort thing. What I did, I introduced one extra x square and then minus x square. मैंने एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया और फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया, एंड फिर मुझे मिल गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड एक्स इंटू टू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, ऑफ कोर्स बाहर के है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये पूरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है। This whole thing that I'm highlighting now is actually the derivative of x square plus y square. Is actually the derivative of x square plus y square. So I can write it as d of x upon x square plus y square. But कहते हैं integral of d of something is that something. So I'm going to get kx upon x square plus y square. रामानुजन बोस, आपने तो आपका नाम रखा है शताब्दी के या सहस्त्राब्दी के सबसे बड़े मैथमेटिशियन के नाम पर। आपका रियल नाम है अगर वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि ये पता है कहां पहुंचना है, बट ये जानना जरूरी है कैसे पहुंचेंगे। We enter into fluid dynamics and I come back after 8 minutes. See you guys.
हे गाइस, वेलकम बैक। भाई मैं तो डिनर कर आया। आई होप आप लोग भी डिनर कर लिए। अरे बाबा, बहुत खा लिया। कहाँ गई? इन 8 मिनट्स ब्रेक हाउ यू ईट? तो पहले ये चले तब तो बताऊं। हाँ, अभी चल गया। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। वेलकम बैक। अभी मेरी स्क्रीन में क्यों नहीं शुरू हुआ? एक सेकंड। हाँ, ओके। आप जरा करंट फ्रेम में जाइए तो। हाँ, बहुत सही। क्या था आज का स्पेशल मेन्यू? सिंपल रोटी सब्जी। तो फ्लूइड, फ्लूइडम, डायनेमिक सम, फ्लूइडम, डायनेमिक सम में सबसे पहला डिस्कशन होगा जो डायनेमिक्स की का रूट है। सर, हर चीज में पेशेंस दिखाते हैं, बस खाने में नहीं। हाँ तो यार, फिर समय कैसे बचेगा? जो डायनेमिक्स का रूट है, जो डायनेमिक्स का की जड़ है, जो डायनेमिक्स का बीज है। कौन है डायनेमिक्स का बीज? डायनेमिक्स का जड़ है न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक लैग्रैंजियन सिस्टम के लिए, एक लैग्रैंजियन सिस्टम के लिए जब आप एक फिक्स पार्टिकल पर फोकस करते हो तो आप कहते हो कि उस फिक्स पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इन ए लैग्रैंजियन सिस्टम व्हेन यू फोकस एट अ फिक्स्ड पार्टिकल, ध्यान से समझियो। 8 मिनट में आपने भोजन कर लिया? हाँ बिल्कुल, धमाधम। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन dv बाई dt न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू एम dv बाई dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। कुल मिलाकर आप कह सकते हो दैट किसी सिस्टम का मोमेंटम कब चेंज होगा, किसी सिस्टम का मोमेंटम कब चेंज होगा, कब चेंज होगा, कब चेंज होगा। किसी सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा जब उस सिस्टम पर कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट होगा। किसी सिस्टम का मोमेंटम तब चेंज होगा जब उस सिस्टम पर अनबैलेंस्ड फोर्स प्रेजेंट होगा। और जब आप ये कह रहे हो तो आइलट साहब आपको पाकिस्तानी फैन शरीम अख्तर की तरह खड़े देख रहे हैं। आइलट साहब आपको पाकिस्तानी फैन शरीम अख्तर की तरह खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि क्या कहा?
मोमेंटम सिर्फ फोर्स के कारण चेंज होगा। नहीं, फिर से कहिए। मोमेंटम सिर्फ फोर्स के कारण चेंज होगा। आपके इस स्पेस का मोमेंटम सिर्फ फोर्स के कारण चेंज होगा। The momentum within the space, the system that you are considering, the momentum of that space will change because of the force acting on that space. You said that. Yes, I said that. You seriously said it. Yes, I seriously said it. But Euler Saab says that हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें पार्टिकल आते रहते हैं, पार्टिकल जाते रहते हैं, पार्टिकल आते रहते हैं, पार्टिकल जाते रहते हैं। आने वाले पार्टिकल्स अपने साथ मोमेंटम लाएंगे और जाने वाले पार्टिकल्स अपने साथ मोमेंटम ले जाएंगे। एंड वंस अगेन होगा जिंदगी का प्रिंसिपल, आया इज इक्वल टू रुका प्लस गया, आया बराबर रुका प्लस गया। यही जीवन है, क्योंकि सभी इस दुनिया में यही तो फॉलो कर रहे हैं। आया, रुका, गया, आया, रुका, गया, आया, रुका, गया। In an Eulerian system, momentum of a Eulerian system cannot only change because of the net force acting on that system. Momentum of an Eulerian system can also change due to the fact that some dynamic particles enter into my system, and hence they add overall momentum, their momentum into my space. एक आइलेरियन सिस्टम का मोमेंटम सिर्फ इस वजह से नहीं चेंज हो सकता कि उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। एक आइलेरियन सिस्टम का मोमेंटम इस वजह से भी चेंज होगा कि उससे कुछ मूविंग पार्टिकल्स बाहर चले गए। सम मूविंग पार्टिकल्स वेंट आउट ऑफ इट। प्रॉब्लम करते हैं। अरे ये सही था, ये बढ़िया था, प्रॉब्लम आ गई सीधे। हाँ, ये न्यूटन सेकंड लॉ बड़ा क्यूट सा लॉ है। Newton's second law is such a cute law. You don't need so much of description. एक ब्लॉक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में। सर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ले आए आप गलती से फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का प्रॉब्लम ले आए आप फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बट फ्लूइड में गलती से वाला स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है। When you said गलती से, no, it has been done deliberately. एक ब्लॉक ग्राउंड पर रखा हुआ है और नोजल साहब ने जेट रिलीज कर दिया। नोजल साहब ने जेट रिलीज कर दिया और वो जेट 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ है। That jet has been deflected by 30 degree. Weight of the block is 400 Newton.
and dia of the jet is 40 mm. Velocity of the jet is 6 meter per second. चलो जी, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लिखो। एक आइलेरियन सिस्टम में मोमेंटम आने वाले पार्टिकल्स के साथ सिस्टम में आएगा प्लस फोर्सेस के कारण आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। एंड मोमेंटम जाने का सिर्फ तरीका फोर्स नहीं है, मोमेंटम आने जाने का एक और तरीका है, जाने वाले पार्टिकल्स अपने साथ मोमेंटम लेकर जाएंगे। Outgoing particles will take some momentum with themselves. स्टेडी होने के कारण दिस इज जीरो। स्टेडी होने के कारण दिस इज जीरो। नाउ आई गेट F plus rate of momentum inflow is equal to rate of momentum outflow is equal to rate of momentum outflow। बस मोमेंटम इक्वेशन के साथ दो पंगे हैं। एक, आप जब तक डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपको वो डायरेक्शन बता देगा फिर। और दूसरा दैट सही सिस्टम सेलेक्ट कर पाना। आप बुक्स में देखोगे, क्योंकि ट्रेडिशनली फ्लूइड उन्होंने हाथ में लिया जो मैकेनिक्स के बहुत अच्छे जानकार नहीं रहे, इसलिए वो खुद ही नहीं जानते हैं कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। They themselves don't know, and therefore you will notice they will take jet as a separate system, and then they will take block as a separate system, and then they will say blah 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 blah। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो पूरे सिस्टम को मोस्टली एक साथ कंसिडर किया करना। As a my students, you please consider whole thing as one system mostly together। पूरा एक साथ सिस्टम सेलेक्ट किया करना। मेरे लिए जेट और ब्लॉक का कंबाइंड सिस्टम सेलेक्ट करने वाला हूं मैं। आई एम गोइंग टू select the combined system of jet and block। आप चाहें तो बाउंड्रीज बना सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन मेक सम बाउंड्रीज, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। यू विल अंडरस्टैंड what is necessary, what is compulsory, what is important, that please be specific about direction। डायरेक्शन के बारे में बहुत केयरफुली प्रिकॉशियस रहना। डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखना। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्सेस हैं। इनफैक्ट मैं पहले वाई डायरेक्शन में अप्लाई करना पसंद करूंगा। वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है W डाउनवर्ड, एक फोर्स है W डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम इनफ्लो नहीं है। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम आउटफ्लो जो है उसे ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 0.04 स्क्वायर अपॉन 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का कंपोनेंट मत लेने लगना, वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर सिर्फ वेलोसिटी है। आउटफ्लो वेलोसिटी बर्नौली
कहते हैं कि आउटफ्लो इनफ्लो वेलोसिटीज इक्वल होंगी क्योंकि पोटेंशियल में कुछ खास चेंज नहीं है, प्रेशर सभी जगह एटमॉस्फेरिक है। अब ये कहां से आया? ये इन दो वर्ड्स से आ रहा है एक्चुअली, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दीज टू वर्ड्स, inviscid and incompressible jet. Inviscid and incompressible jet, and pressure is everywhere atmospheric. So अगर प्रेशर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है और पोटेंशियल में चेंजेस नेग्लिजिबल हैं, तो आप काइनेटिक को सभी जगह पर सेम मान सकते हो। एक बात याद रख लो, जेट में हमेशा काइनेटिक सब जगह सेम मानोगे भी। इन अ जेट यू विल ऑलवेज अज्यूम काइनेटिक सेम एवरीवेयर, बट वी का जो कंपोनेंट है वो है 6 sin 30 और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। बहुत आसान है। मोमेंटम इक्वेशन में यू लोग यू पागल रहते हैं, टीचर से लेकर स्टूडेंट्स तक, जिसका कोई जवाब नहीं। टीचर्स को 90% टीचर्स को मैं अगर सही प्रॉब्लम दे दूं ना मोमेंटम की, उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, मैं कसम से कह रहा हूं। I'm not bragging, I'm seriously saying it. So in y direction, net force is minus W and plus N. There is no inflow of momentum. Outflow of momentum is how much? Outflow of momentum is 1000 multiplied by pi into 0.04 square upon 4 and further multiplied by 6. Mind it, इस वाले 6 का कंपोनेंट मत लेने लगना, बट क्योंकि मास फ्लो रेट पे फोकस करो। मास फ्लो रेट के अंदर जो वेलोसिटी है, some say momentum sums are very tough. You yourself will say that this is such an easy thing. You yourself will say once I solve it. And then velocity only is vector, not mass flow rate. So make sure that mass flow rate you keep separate. It's not a vector quantity. Only velocity is vector, and that too is in negative y डायरेक्शन। नेगेटिव y डायरेक्शन। यहां से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू देखो क्या मिलता है, n इज इक्वल टू W माइनस समथिंग, W माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 0.04 square upon 4 into 6. Mass flow rate is not vector, not vector, not vector, into 6 sin 30. Hey guys, could you please calculate this normal reaction and tell me what is the normal reaction between the block and what is the normal reaction between the block and the floor? 0.04 square upon 4 multiplied by pi multiplied by 6 multiplied by 1000 multiplied by 3 and 400 minus answer 377.38. अच्छा सर, मैं नॉर्मल रिएक्शन ना 400 न्यूटन रख देता, कसम से। मैं एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम यूज करता, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मैं नॉर्मल रिएक्शन 400 रख के सॉल्व कर देता। आई नो दैट। 337.38। Oh, 377.38. Yes. Like me. I know, Venkat. I know, Venkat. You solved it earlier. I know. You solved it once using normal reaction as 400. Earlier you wrote one answer and then I realized. इसी तरह तो ट्रैप करता हूं मैं। Because I know. Now I'm going to use this linear momentum equation in x direction. अब ये linear momentum equation मैं x direction में लिखने वाला हूं। Wait a moment, I just need to copy that much here.
जस्ट वेट अ मोमेंट पीपल, इसको भी डिलीट करो एंड कॉपी ओनली annotations here. Yes. Now I'm going to apply linear momentum equation in x direction. In x direction, naturally, there is a tendency, maybe I'm assuming there is a tendency of the block to flow in positive x direction. If there is a tendency of the block to flow in, to move in positive x direction, then there will be a friction. अब अगर स्लाइडिंग इम्पेंडिंग है तो फ्रिक्शन कितना होगा? स्लाइडिंग इम्पेंडिंग है, मैं मान लेता हूं कि स्लाइडिंग इम्पेंडिंग है. आई एम अश्यूमिंग दैट स्लाइडिंग इज इम्पेंडिंग, जस्ट होने ही वाली है. वैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्लाइडिंग अवॉइड हो. क्वेश्चन सेज दैट स्लाइडिंग शुड बी अवॉइडेड. But if I assume that sliding is impending just now, then friction will be this much. So in x direction, how many forces are there in whole combined system? In whole combined system, what is the force in x direction? The force in x direction is minus mu s into n plus x direction में momentum inflow है क्या? है क्या? है क्या? है क्या? है ना? है ना? है ना? और बेटा एक बार ये मास फ्लो रेट कैलकुलेट करके बैठ जाओ ताकि बार बार यूज कर सको. Better we calculate that mass flow rate once so that we can use it multiple times. 1000 into 6. 7.5398. Could you please confirm? Mass flow rate की वैल्यू 7.5398 है क्या? 7.5398. Yes. So now I'm going to use it. Now I'm going to use it here. 7.53. ना इसमें एक गलती बहुत होती है. मास फ्लो रेट में जो v है ना, उसका भी कंपोनेंट लिखने लगते हैं लोग. उसका कंपोनेंट मत लिखना, क्योंकि कंटिन्यूटी से m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट. From continuity, m1 dot is equal to m2 dot. So don't write component of velocity that is hidden in mass flow rate. Now m dot को हमेशा सेपरेट रखो, वेलोसिटी को हमेशा सेपरेट. वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है +6 x डायरेक्शन में. Velocity is +6. And on the outside, mass flow rate is still going to be same. 7.5398. And what is the velocity, people? Velocity is minus 6 cos 30. Velocity is minus 6 cos 30. क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपको मालूम है ऑलरेडी. यहां से आपको जब स्लाइडिंग इम्पेंडिंग होने वाली होगी तो म्यू मिल जाएगा. Because you already know the normal reaction value, and that is 377.38. यहां से आपको उस केस का म्यू मिल जाएगा जब स्लाइडिंग इम्पेंडिंग हो. 0.2235. 0.2235 for sliding just to begin. For sliding just to begin. Naturally, for sliding to be avoided, for sliding to be avoided, friction should be more. Friction should be more. जो एक प्रॉब्लम से मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों को संभाले वो अनमैचेबल. जो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन और फ्रिक्शन को एक साथ समझे और समझाए वो अनमैचेबल. Due to this, jet body should feel force downwards now. Why? Momentum of the jet is changing in y downward direction.
So jet will ask for a force downward. And if jet will ask for a force downward, jet will take that force from the block in downward direction. If jet will take that force from the block in downward direction, then block will feel a force due to the jet in upward direction. वाई डायरेक्शन का मोमेंटम जेट का डाउनवर्ड चेंज हो रहा है. पहले कोई वाई मोमेंटम नहीं था, बाद में वाई मोमेंटम है डाउनवर्ड. न्यूटन साहब कहते हैं कि प्रवीण, न्यूटन सेकंड लॉ किसने पढ़ाया तुम्हें? समझो, जेट का मोमेंटम डाउनवर्ड चेंज हुआ. रितेश कुमार गुप्ता, आई एम एट IIT खड़गपुर ड्यू टू यू. क्या ही तो बात है. जबरदस्त. कीप शाइनिंग रितेश. सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू. इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट कभी जाना हो तो फोटो भेज देना मुझे खींच के बोर्ड की. मेरे पास है नहीं. और DC++ के मजे ले रहे हो या नहीं? हॉल कौन सा है? विच हॉल आर यू स्टेइंग एट? माइन वॉज MM. एक्चुअली MM सारे मटकों का होता था तब. LBS. सही है, सही है, सही है, सही है. अरे यार, मेरा बड़ा मन करता है कभी कभी जाकर और रात में 2 बजे 6 में जाके मैगी खाओ. और चलो, कोई नहीं. तो प्रवीण एंड एवरीबडी एल्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग. जेट का मोमेंटम डाउनवर्ड चेंज हुआ. जेट बोलेगा मैं डाउनवर्ड एक्सेलरेट होने के लिए मेरे को डाउनवर्ड फोर्स चाहिए. तो जेट एक्चुअली ब्लॉक को यहां पे अपवर्ड पिंच करेगा सो दैट ब्लॉक उसे डाउनवर्ड फोर्स दे सके. और क्योंकि जेट ने ब्लॉक को थोड़ा सा अपवर्ड पिंच कर दिया, एन अब 400 नहीं रह जाएगा, एन अब 377 हो जाएगा. मोमेंटम इक्वेशन इज ब्यूटीफुल. क्या आप हाइड्रोलिक मशीन भी करवाओगे? हाँ, ATD में करवाऊंगा उसको. ये देखो मोमेंटम इक्वेशन का डायरेक्ट यूज. 4 डिवाइसेस. व्हाट अबाउट टिक्का? टिक्का तो मतलब टिक्का वाज काइंड ऑफ, व्हाट डू यू से, टिक्का वाज काइंड ऑफ जैसे चिड़िया नहीं होती है, जहाज से उड़ती है, वापस जहाज पे आके बैठती है, फिर थोड़ी देर के लिए उड़ती है, मछली खाती है जाके, फिर जहाज पे वापस आके बैठती है. जैसे समुंदर में एक चिड़िया जहाज से उड़ उड़ के वापस जहाज पर आती है, हमारे लिए टिक्का वैसा था. क्लास की, फिर से टिक्का पर मिले. क्लास की, फिर से टिक्का पर मिले. फिर बार बार कौन हॉस्टल जाए, वैसा था. Suppose one class is there and then 1 hour gap is there, then we used to sit at Tikka only. What days we spent there. चलो ये बताओ सभी लोग. 4 devices shown in the figure rest on frictionless wheels, are restricted to move in the X direction only and are initially held stationary. The pressure at the inlets and outlets of each is atmospheric and the flow is incompressible. When released, which devices will move to the right? So getting emotional. Of course, I do get. I do get very emotional when we talk about खड़गपुर, टिक्का, चेरीज एंड कौन से हॉल की कैंटीन थी? मेन जो एवेन्यू है, मेन जो रोड है एकेडमिक ब्लॉक को जाने वाली, उसके उसी पर एक हॉल की कैंटीन थी दैट वाज वेरी फेमस. बट वी यूज्ड टू चेंज कैंटीन एवरी सेकेंड डे. चलो अभी बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
वो मुझे लगता है रितेश, वो गर्ल्स हॉस्टल जो है, अब पता नहीं वो गर्ल्स हॉस्टल रह गया है या नहीं, बट उसके जस्ट बाजू वाला। एनीवेज, मैं फिर बातें करने लगूंगा खड़गपुर की तो बहुत सारी बातें करूंगा, इसलिए लेट मी फोकस ऑन द सेशन। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ को समझने का एक बहुत प्यारा तरीका है। यहां भी समझो कि फ्रिक्शन क्यों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डेवलप हुआ, क्योंकि फ्लूइड क्या हुआ, क्योंकि फ्लूइड क्या हुआ। गौर से देखो तो फ्लूइड्स, गौर से देखो तो फ्लूइड्स का गौर से देखो तो फ्लूइड का मोमेंटम चेंज हुआ इस तरफ को। पहले फ्लूइड का मोशन ऐसा था, बाद में फ्लूइड का एक्स मोशन ऐसा हो गया। अब ऐसा तभी हो सकता है जब फ्लूइड पे एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर कि आप फ्लूइड को पहले ट्रेस करो। ऐसा तभी हो सकता है जब फ्लूइड पे एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा हो। आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज करते हैं, बॉडी पे उस डायरेक्शन में फोर्स होना कंपलसरी है। इट्स कंपलसरी फॉर द बॉडी टू हैव it's compulsory for the body to have the force in that direction. So it means that it's compulsory कि फ्लूइड का मोमेंटम अगर आपने रिवर्स कर दिया तो उसके लिए एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स होना जरूरी था। फ्लूइड को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स किसने दिया होगा? ब्लॉक ने। अगर ब्लॉक ने फ्लूइड को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिया तो फ्लूइड ब्लॉक को किस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ब्लॉक एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा होगा, इसलिए फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन बैकवर्ड। फ्लूइड इज being forced to change its momentum from positive x direction towards negative x direction. That can be done only if fluid has been subjected to a force in negative x direction. That means who gave that force? Block gave that force. If block gave that force to fluid in negative x direction, then what force fluid will give to the block? Fluid will give to the block a force in positive x direction. And if the fluid will give to the block a force in positive x direction, my dear friends, the block will have a tendency to move in positive x direction. And if the block will have to move a tendency to move in positive x direction, friction will naturally act in opposite sense. Friction will naturally act in opposite sense. Now apply the same funda here. Apply the same funda here. ज्यादा एरिया, कम वेलोसिटी, कम एरिया, ज्यादा वेलोसिटी। If you permit, can we assume कम velocity as v and ज्यादा velocity as 2v? वो कुछ भी हो सकता। So let's just assume lesser velocity as v and greater velocity as 2v. That means the fluid's momentum has been changed towards negative x. If the fluid's momentum has been changed towards negative x, it can happen only if there is a backward force experienced by the fluids. And if there is a backward force experienced by the fluids, who applied that? Cart ka दीवार applied that. कार्ट का दीवार अप्लाइड दैट। कार्ट के दीवार ने फ्लूइड पर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई किया। फ्लूइड बोलेगा हाउ डेयर यू, हम तुमको फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। कार्ट राइट की तरफ मूव हो पड़ेगी। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। First option has been eliminated.
इट इज हैविंग 2v एंड इट इज हैविंग v। क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया कम वेलोसिटी, कम एरिया ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा एरिया कम वेलोसिटी, कम एरिया ज्यादा वेलोसिटी। एक्चुअली होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ अमेजिंग है। फ्लूइड धक्का मारेगा कार्ट को, तब जाके कार्ट मजबूर होगी उसको बैकवर्ड फोर्स देने के लिए। यही काम आप करते हो जब आप गाड़ी में बैठे होते हो और गाड़ी एक्सेलरेट करती है। जब आप गाड़ी में बैठे होते हो, गाड़ी एक्सेलरेट करती है, तो आप सिटिया को धक्का मारते हैं। कह लिए कहे गाड़ी एक्सेलरेट हुआ, आपके अंदर इंजन नहीं लगा है ना, तो आप तो ना एक्सेलरेट होंगे। अब गाड़ी के साथ साथ आप बोलेंगे कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, हमको भी एक्सेलरेट होना है। समझो बात को, गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, हमको एक्सेलरेट होना है। न्यूटन साहब कह गए हैं कि हमको एक्सेलरेट होने के लिए फोर्स चाहिए। कौन देगा फोर्स? ए ड्राइवर, तुम दोगे फोर्स? ड्राइवर बोला हम गाड़ी चलाएंगे, तुमको फोर्स लगाएं। पीछे बैठा था कोई, भाई तुम दोगे फोर्स? हाँ, पीछे बैठा इंसान बोलेगा यार मुझे नींद आ रही है, मैं तुमको फोर्स देके एक्सेलरेट नहीं कर पाऊंगा। कार एक्सेलरेट हुई है, उसके साथ मुझे भी एक्सेलरेट होना पड़ेगा। ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने बोला गाड़ी चलाएं कि तुमको फोर्स लगाएं, यार माफ करो हमें। तुमने क्या किया? तुमने सीट को पीछे ढकेला। तुम्हें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के साथ साथ न्यूटन थर्ड लॉ भी होता है। तुमने सीट को पीछे ढकेला, तुमने सीट से कहा कि तुम्हें पीछे ढकेलूंगा तो तुम मजबूर होके मुझे आगे ढकेलोगी, और मैं एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा मुझे वो मिल जाएगा। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अमेजिंग। If the car is accelerating, you sitting in car, you need to accelerate. And if you are going to accelerate, somebody must provide you the force. Who is providing you the force? Nobody. So you said that how do I get the force? I need to accelerate. Somebody please apply the force on me. And you found nothing, so you pushed the seat backward. When you push the seat backward, you know seat will be compelled to push you forward, and you will get the required force to get accelerated. Same thing is happening here. That fluid will push the cart forward, not because it is having some kind of enmity with cart. फ्लूइड कार्ट को फॉरवर्ड पुश करेगा, इसलिए नहीं कि फ्लूइड और कार्ट की कोई दुश्मनी है, इसलिए कि फ्लूइड चाहता है कि मैं बैकवर्ड एक्सेलरेट हूं, और बैकवर्ड एक्सेलरेट होने के लिए मुझे चाहिए होगा एक बैकवर्ड फोर्स। अब वो बैकवर्ड फोर्स मुझे तब मिलेगा जब मैं कार्ट को छेड़ दूं। कार्ट को छेड़ूंगा तो कार्ट मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा के, सेकेंड लॉ को इस तरीके से आपके मैकेनिक्स कोर्स में फर्स्ट टाइम सीखा था। ग्रेट। सो कार्ट विल एक्सपीरियंस अ फॉरवर्ड फोर्स एंड वी आर गोइंग टू हैव ए मूविंग टू द राइट। एक्चुअली यहां फ्लूइड रिटार्ड हुआ, एंड रिटार्ड होने का मतलब, पहले अगर 2v था मोमेंटम और अब v ही बचा मोमेंटम, तो फ्लूइड का मोमेंटम बैकवर्ड चेंज हुआ है। फ्लूइड का मोमेंटम बैकवर्ड चेंज होने के लिए फ्लूइड पर एक बैकवर्ड फोर्स लगना जरूरी है। फ्लूइड का मोमेंटम बैकवर्ड चेंज होने के लिए फ्लूइड पर एक बैकवर्ड फोर्स लगना जरूरी है। अगर फ्लूइड पर एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो फ्लूइड कार्ट पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। कार्ट पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। बी भी करेक्ट है। ऑप्शन बी एलिमिनेट हुआ। फ्लूइड का एक्सीलरेशन था, फ्लूइड की वेलोसिटी थी, अभी है ही नहीं एक्स में। इसका मतलब एक्स के मोमेंटम को टोटली किल कर दिया गया। एक्स के मोमेंटम को किल तभी किया जा सकता है जब आप फ्लूइड पर एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करके उस मोमेंटम को नलीफाई करें।
फ्लूइड पर बैकवर्ड फोर्स मतलब कार्ट पर फॉरवर्ड फोर्स। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आई मीन थर्ड डिवाइस इज ऑल्सो करेक्ट। डी में उल्टा हो रहा है, यहाँ कम वेलोसिटी यहाँ ज्यादा वेलोसिटी में बदल रही है, तो फ्लूइड को एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया गया होगा। अगर फ्लूइड को एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया गया होगा तो कार्ट को वो एक बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। Therefore cart will move not to the right but to the left. न्यूटन सेकंड लॉ को जब न्यूटन सेकंड लॉ को जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको बताया था दैट किसी भी एलिमेंट पर एक तो प्रेशर फोर्स होगा, दूसरा बॉडी फोर्स होगा। ऑफ कोर्स वो स्टैटिक्स था, बट यहां हम इनविसिड मान रहे। एक तो प्रेशर फोर्स होगा, दूसरा विस्कस फोर्स होगा, तीसरा बॉडी फोर्स होगा, और सारा फोर्स मिलाकर उसको एक्सिलरेट करना चाहिए। नेट फोर्स मस्ट एक्सिलरेट इट। Pressure force, we proved. If you want, I can show that to you once again. Pressure force on a differential element we proved as P and P plus del P by del X dx. P plus del P by del X dx. The area at which it is available is dy dz. The area at which it is available is dy dz. So I'm going to get pressure force as P multiplied by dy dz, P multiplied by dy dz minus P plus del P by del X dx multiplied by dy dz. dy dz। अगर मैं इनविसिड मान लूं तो विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे। बॉडी फोर्स x डायरेक्शन में हो जाएगा bx इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। बस हमने जो फ्लूइड स्टैटिक्स में किया था वहां से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एंड दैट डिफरेंस इज वहां हमने सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 कर दिया था। यहां हम करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। देयर वी डिड sigma f is equal to 0. Here we are doing sigma f is equal to ma. So I get minus del p by del x into dv, and I get bx into dv, and I get rho into dv into f। dv ने dv को dv से dv तक दौड़ा दौड़ा के मारा। माइनस del p by del x plus bx is equal to rho multiplied by f। Similarly, y direction में मैं लिख सकता minus del p by del y plus by is equal to rho multiplied by fy। Similarly, in z direction, I can write minus del p by del z plus bz is equal to rho into fz। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं del p वेक्टर प्लस बॉडी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो एफ। इनविसिड फ्लो के लिए वैलिड इस पावरफुल इक्वेशन को कहते हैं आयलर्स इक्वेशन।
This very powerful equation, valid for inviscid flow, is known by the name Euler's equation. आज कितने बजे तक चलेगी क्लास? अरे बस 10-15 मिनट और, 10 to 15 more minutes. Euler's equation is बढ़िया equation. Pressure gradient plus body force per unit volume is equal to density multiplied by acceleration. नहीं, 1 घंटे और नहीं, 15 to 20 minutes. Streamline, 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 streamline एक ऐसी लाइन होती है जिसके along resultant velocity exist करे. Streamline is a line along which resultant velocity exists. Streamline is a line along which resultant velocity exists. Streamline is a line along which resultant velocity exists. Streamline is a line along which net resultant velocity exists. Net resultant velocity जिसके along tangential हो, वो streamline होता है. अगर मैं streamline के along डायरेक्शन को s से डिनोट करना शुरू करूं, तो Euler's इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं del p by del s, and gravity is the only body force. Gravity is the only body force. So body force per unit volume will become rho g, and let's assume this angle as theta. Let's assume this angle as theta. So streamline के along इस body force को मैं लिख सकता हूं rho g cos theta. Rho g cos theta. And streamline के along acceleration को लिख सकता हूं मैं del v by del t plus v del v by del s. ये एक सेकेंड, ये एक्सेलरेशन ये नहीं होता. एक्सेलरेशन ऐसा होता है सर, देखो मैं बताता हूँ सर, सुनो इधर. हेलो सर, मैं बताता हूँ. एक्सेलरेशन ऐसा होता है del u by del t plus u del u by del x plus v del u by del y, ऐसा होता है. और मान लो जिस डायरेक्शन में लिख रहे हो उस डायरेक्शन के कंपोनेंट के अलावा कोनो और कंपोनेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो ओके, चमक गया. फाइनली कॉट यू लाइव. काइनेमेटिक्स जबरदस्त, मजा आया सर. अर्पित, क्या ही तो बात है. तो इसलिए क्योंकि स्ट्रीमलाइन के अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नेचुरली जीरो होगा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल नेचुरली बी जीरो. नाउ cos theta can be written as vertical change upon streamline के along change. Cos theta I can replace as del y upon del s. मैं cos theta को replace कर सकेंगा del y upon del s. So I'm going to get del p by del s and del y upon del s. स्टेडी मान लिया मैंने. assumptions लिखते चलो.
आइलर से शुरुआत की तो एक असम्पशन पहले से आप लेकर चले, इनविसिड। You started with Euler, na? So you started with one assumption already, inviscid. And now you put del V by del T is equal to 0. So you are having one more assumption. That is steady. And that side you have rho V del V by del S. Del S, del S, del S is a common thing. Rho से divide करेंगे. I can't believe my eyes, sir. Are you serious? इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जब डेंसिटी को बाहर ले सकें, और डेंसिटी को बाहर तभी ले सकते हैं जब एक और असम्पशन इंट्रोड्यूस करें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। 1 से 2, 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 P2 minus P1 upon rho and V2 square minus V1 square upon 2 and gy2 minus gy1 is equal to 0. P2 by rho plus V2 square by 2 plus gy2 is equal to P1 by rho plus V1 square by 2 plus gy2। आइलर साहब के द्वारा प्रूव की गई इस इक्वेशन को उन्होंने अपने गुरु बर्नौली को डेडिकेट करते हुए बर्नौली साहब का नाम दिया। आइलर साहब के द्वारा प्रूव करी गई इस इक्वेशन को उन्होंने अपने गुरु बर्नौली साहब के को डेडिकेट करते हुए बर्नौली साहब का नाम दिया। बहुत कम लोग जानते हैं ये इक्वेशन एक्चुअली दुनिया के सामने जिस इंसान ने रखा था उस इंसान का नाम था लियोनार्ड आइलर। That insan was having the name Leonard Euler. And keep this in mind that three important assumptions we have taken on the path. One, inviscid, another steady, and yet another incompressible. ISI. ISI अपने पड़ोसी मुल्क का जासूसी वाला एजेंसी नहीं जैसे अपना रॉ है। ISI का मतलब यहाँ है इनविसिड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड स्टेडी इनकम्प्रेसिबल। स्ट्रीमलाइन के अलोंग वैलिड है। आइलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके मिलेगा। आइलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके मिलेगा और इसलिए स्ट्रीमलाइन के दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लो ISI के साथ इरोटेशनल भी हो जाए, गुड न्यूज ये है कि फिर ऐसा प्रूफ किया जा सकता है कि ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अप्लाई कर सकेंगे। It can be because we derived it along the streamline, integrating Euler's equation along the streamline naturally. I can apply it between any 2 points of a streamline if the flow is inviscid, steady, and incompressible. But it can be proved that if the flow becomes irrotational too, कोई सर को याद दिलाओ, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है। अरे तो टारगेट पूरा कर रहे हैं आज का। अगर फ्लो इरोटेशनल भी हो जाए तो ऐसा प्रूव किया जा सकता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अप्लाई किया जा सकता है बर्नौली के बारे में। पहली बात,
आयलर्स इक्वेशन को स्ट्रीमलाइन के अलोंग इंटीग्रेट करके पैदा होती है बर्नौलीज इक्वेशन। दूसरी बात, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Y1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Y2। इसे आप इसे आप एक गिवन स्ट्रीमलाइन valid between 2 points of a single streamline if flow is ISI. Flow is ISI plus irrotational. करते हैं एक प्रॉब्लम। A vertical incompressible 30 mm diameter water jet is released by a nozzle at 10 meter per second. Jet strikes at the midpoint of a 1200 Newton horizontal disc held by the jet itself. After striking at midpoint, jet symmetrically splits and glides away horizontally in all radial directions. The height from nozzle at which the disc is held in equilibrium would be। ये लीनियर मोमेंटम का प्रॉब्लम है ना। इसको बर्नौली में क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप? बर्नौली क्योंकि ये है बर्नौली। जो बिना बर्नौली यूज किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो गयो काम से। A vertical jet is released ten meter per second, 30 mm dia, 1200 न्यूटन का डिस्क held by the jet itself, and then jet splits and glides away horizontally. मोमेंटम का प्रॉब्लम हुआ ना ये। सर मैं बताता हूं मोमेंटम का प्रॉब्लम है ये। आप इतना सिस्टम लीजिए, इतना 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 सिस्टम, इतना सिस्टम ले लीजिए। बहुत सर बहुत आसान, मैं बताता हूं, देखो बहुत आसान है सर।
आप यहां से काटिए इसे, और फिर यहां से काटिए, और फिर यहां से काटिए, और लगा दीजिए वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन। फोर्स प्लस rate of inflow of momentum, and then within the control volume change of momentum plus rate of outflow of momentum. Steady, 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 steady. F है -1200 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इनफ्लो है 1000 मल्टीप्लाइड बाई pi into 0.03 square upon 4 into 10 and further multiplied with plus 10. आउटफ्लो है नहीं कोई सर, एक्स डायरेक्शन में है आउटफ्लो, वाई में कोई आउटफ्लो नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो आउटफ्लो। अब हाइट कहां से कैलकुलेट करोगे? वो तो ठीक है कि तुमने लिख दिया ये, हाइट कैसे कैलकुलेट करना? और सुनो, ये 10 तुमने लिखा हम कुछ नहीं बोले, ये 10 तुमने लिखा हम कुछ नहीं बोले, बट हाउ डेयर यू राइट दिस 10? वो अंदर वाला 10 ठीक है, क्यों? क्योंकि मास फ्लो रेट तो बदल नहीं जाएगा ना, नीचे रिलीज करते समय जो मास फ्लो रेट था वही मास फ्लो रेट रिसीव करते समय भी रहेगा। मास फ्लो रेट हेयर एंड मास फ्लो रेट हेयर विल रिमेन सेम। अरे देखा है आपने मेटल कास्टिंग में, कौन सा एस्पिरेशन इफेक्ट, स्क्रू को टेपर डिजाइन करते हो। So guys, that inside 10 is okay because mass flow rate will remain same. But how dare you write that plus 10 there? That plus 10 is not going to be valid. That plus 10 is not going to be valid. Some plus V will be there. This will give you the V value. After you get the V value, then you are going to apply Bernoulli between A and B. Both points we have atmospheric. At A we have 10 meter per second square. At B we already know the velocity now. Equation 1 से at A अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो B पर पोटेंशियल हो जाएगा H। पहली इक्वेशन से VB की वैल्यू रख दें और H कैलकुलेट कर लें। यहां नहीं रुकेगा, वो थर्मल तक जाएगा। हाँ, थर्मल में जा चुका है ऑलरेडी, थर्मल हम लोग कर चुके हैं। फटाफट कैलकुलेट करें सभी लोग V वैल्यू, द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज हिटिंग, getting huge value. Oh, then you change that 10 meter per second. अच्छा, so you change that 10 meter per second. V अच्छा ज्यादा आ रहा है तो उसका 10, ओके। अभी ठीक है, जो भी आ रहा है आने दो, क्या आ जाता है। 1463 मीटर, कूल। 1 किलोमीटर, एक काम करो ना, वो 1200 को थोड़ा बढ़ा दो, इंक्रीज दैट 1200, मेक इट 12,000।
मेक इट 12,000 न्यूटन। वेट ऑफ जेट कैसे कैलकुलेट करोगे? टेपरिंग है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा होगा। जेट का वेट कैलकुलेट कैसे करोगे? सिलिंड्रिकल जेट तो नहीं रह जाएगा ना ये। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा होगा। Height going directly to the Mars. Let it go. Main thing is that you understand. Momentum plus Bernoulli. Some awesome problems can be formulated. This problem is also momentum plus Bernoulli. And this is a GPK for you. Take the snapshot. Otherwise test में दे दूंगा मैं। जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये बस यहाँ से यहाँ के बीच बर्नौली अप्लाई करोगे। Between this point and this point, then you will get the velocity. V is equal to under root 2gh. Under root 2gh. Or you can do one thing. You can apply directly momentum. बर्नौली यूज ही मत करो, सीधे मोमेंटम अप्लाई कर दो। आप पिछले वाले में आप कह सकते हो, जो जैसे किसी ने पूछा भी है, somebody asked, पिछले वाले में इसको सिस्टम क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसको सिस्टम मानेंगे तो हमें फ्लूइड का वेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, और फ्लूइड का वेट कंसिडर करने के लिए मुझे इसका प्रोफाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा, that how this profile is changing. So I cannot assume system starting at nozzle itself, क्योंकि एरिया वेलोसिटी चेंज हो रही है तो जेट का एरिया लगातार चेंज हो रहा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के आखिरी डिस्कशन पर। आज का आखिरी डिस्कशन है बर्नौली के एप्लीकेशंस। टुडेज लास्ट डिस्कशन इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली। Applications of Bernoulli include the very first interesting application, that आप एक फ्लो में एक गिवन सेक्शन पर स्टैटिक ट्यूब कनेक्ट कर दें और एक स्टैग्नेशन ट्यूब कनेक्ट कर दें। कनेक्ट वन स्टैटिक ट्यूब एंड वन स्टैग्नेशन ट्यूब एट द सेम सेक्शन। स्टैटिक ट्यूब में फ्लो के कारण राइज नहीं होगा, केवल स्टैटिक एनर्जी के कारण राइज होगा। लेकिन स्टैग्नेशन ट्यूब में राइज के लिए फ्लो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन फ्लो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन स्टैग्नेशन ट्यूब। Even flow will be responsible for rise in stagnation tube. So before I tell you something, you first apply अच्छा, मैं मान लेता हूं किसी सर्टेन कॉमन लेवल से स्टैटिक ट्यूब में राइज हुआ है स्मॉल h, और स्टैग्नेशन ट्यूब में राइज हुआ है कैपिटल H, और मैं मान लेता हूं कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है Y। ध्यान से समझियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सर ये स्टैग्नेशन ट्यूब में ज्यादा राइज क्यों हुआ? क्योंकि स्टैटिक ट्यूब में सिर्फ प्रेशर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। देखो ना, फ्लो ऐसा हो रहा है तो वो फ्लो के कारण उसमें राइज नहीं होगा। दूसरी बात, इट्स एट बाउंड्री, सो इट इज ऑलरेडी हैविंग
very little velocity at boundary due to no slip. So the rise of the fluid in static tube will be mainly due to pressure energy and potential energy. And the rise of the fluid in stagnation tube will be due to both pressure potential as well as kinetic. So I assume this to be H and I assume this to be capital H. And I further assume that potential energy of this particular section is given as Y. Now I'm going to apply the fluid statics का principle in static tube. Now I'm going to apply fluid statics का principle in static tube. Static tube में fluid statics का principle use करेंगे. Static tube में fluid statics का principle use करेंगे. P naught plus rho g h minus y rho g h minus y कहाँ पहुंच गए सेंटर पर. तो प्रेशर से इक्वेट कर दो. Equate with pressure. I'm going to get h minus y is equal to p minus p naught upon rho g. H minus y is equal to p minus p naught upon rho g. So I'm going to get h is equal to p minus p naught upon rho g plus some y. In a stagnation tube you can't apply. कल से टॉम शुरू है क्या? क्यों टॉम नहीं शुरू है? अभी फ्लूइड चलेगा भाई. अभी तो तीसरा ही दिन है फ्लूइड का. फ्लूइड अभी 2 दिन और अलॉटेड है. Even if we go by allotted, 2 more days are there. स्टैग्नेशन ट्यूब में आप स्टैटिक्स के प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते. स्टैग्नेशन ट्यूब में आपको बर्नौली यूज करना होगा. In stagnation tube you will have to use Bernoulli. In stagnation tube you will have to use Bernoulli. That here you have P by rho g. Here you have P by rho g and you have V square by 2g and you have Y. And there you have P naught by rho g and you have no velocity at top of a stagnation tube and you have potential as H. आपको मिलेगा कैपिटल H is equal to P minus P naught upon rho g plus P minus P naught upon rho g plus V square upon 2g plus Y. स्टैटिक ट्यूब आपको फ्लूइड के, इसको दोबारा लिखूंगा मैं, P minus P naught upon rho g plus Y plus V square upon 2g. स्टैटिक ट्यूब ध्यान से समझियो. स्टैटिक ट्यूब का हाइट फ्रॉम सम कॉमन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस will give you the information of total static energy of the fluid per unit weight, pressure energy per unit weight, and potential energy per unit weight. Stagnation tube will give you the information of not only pressure and potential energy but also the kinetic energy. Static tube आपको pressure और potential energy की information देगा. स्टैग्नेशन ट्यूब में होने वाला राइज आपको प्रेशर प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. पिटाट साहब ने इस चीज को ऑब्जर्व किया. स्टैटिक ट्यूब में होने वाला राइज फ्लूइड की स्टैटिक एनर्जी या पीजोमेट्रिक एनर्जी पर यूनिट वेट की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. एंड स्टैग्नेशन ट्यूब में होने वाला राइज फ्लूइड की टोटल एनर्जी का इंफॉर्मेशन दे रहा होगा. दिस शुड बी गिविंग स्टैटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन एंड दिस शुड बी गिविंग टोटल एनर्जी का इंफॉर्मेशन. पिटाट साहब ने कहा कि भाई साहब
मैं एच मेजर करके और स्मॉल एच मेजर करके अगर डिफरेंस ले ले तो टोटल और स्टैटिक का डिफरेंस क्या है? टोटल और स्टैटिक का डिफरेंस मतलब काइनेटिक एनर्जी. सो आई एम गोइंग टू गेट अंडर रूट 2 GH माइनस एच. मैं स्टेगनेशन ट्यूब और स्टैटिक ट्यूब की रीडिंग्स नोट करके I can simply by noting down the readings of static tube and stagnation tube, I can measure the velocity. मैं velocity measure कर सकेंगा. But there are some other things. पिटॉट ट्यूब तो एक ही सेक्शन पे स्टैटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करके पिटॉट ट्यूब तो एक ही सेक्शन पे. चैट को पब्लिक क्यों किए हो बे? ताकि तुम्हारे जैसे लोग आकर मुंह से उल्टी कर सके. कुछ लोग मुंह से उल्टी करते हैं ना, तो इसलिए सुनो. यूनिक पेट्रो भास्कर, मैं एक पब्लिक सेशन में हूं. नहीं तो मैं एक टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर हूं. ये ध्यान रखना. और अगर मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर और यूपी का लौंडा देखना चाहते हो तो मेरा नंबर नोट कर लो. मैं एक पब्लिक सेशन में हूं, यहां कुछ ज्यादा मैं बाहर नहीं आ सकता. 7007289510. बात करेंगे, मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे साथ में, है ना. पराठे वराठे खिलाऊंगा मैं, डोसा खिला दूंगा आपको. पिटॉट साहब का एक और अरेंजमेंट है. पिटॉट, अरे ये खाब हो. अगेन जिसने भी इजाद किया है, explanation of concepts is nice with problems. Exactly. That's why I'm discussing too many problems as well. Ah, ha, 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 ha. So pitot tube simply does an amazing thing. पिटॉट ट्यूब कुछ तो अमेजिंग करता है. वो कहता है एक ट्यूब लगाऊंगा जो सिर्फ फ्लूइड की स्टैटिक एनर्जी को मेजर करे, दूसरा ट्यूब लगाऊंगा जो सिर्फ फ्लूइड की टोटल एनर्जी को मेजर करे, और दोनों के डिफरेंस से मुझे काइनेटिक यानी कि वेलोसिटी मेजर करने का मौका मिल जाएगा. आई एम गोइंग टू apply one static tube that will measure the static energy of the fluid. Stagnation tube will measure the total energy of the fluid, and the difference of both of them will give me the kinetic or velocity. This can be rearranged a little bit. थोड़ा सा इसमें innovation किया जा सकता है. We can do a little innovation, and that innovation is करेंगे यही. एक स्टैटिक ट्यूब लगाएंगे और एक स्टैग्नेशन ट्यूब. We will apply one static tube and we will apply one stagnation tube. But now we will connect them together. Now we will connect them together.
कहीं डायनेमिक कहीं वेलोसिटी ना, हम एक्चुअली मेजर करते हैं वेलोसिटी। पिटॉट ट्यूब के लिए आप वेलोसिटी याद रखो। सेम सेक्शन पर एक तरफ से स्टैटिक, एक तरफ से स्टैग्नेशन, तो जिधर से काइनेटिक भी रिस्पॉन्सिबल होगा उधर से ज्यादा पुश होगा, उधर से ज्यादा पुश होगा। फ्रॉम दैट डायरेक्शन मोर पुश इज गोइंग टू हैपन। बाकी आप स्टैटिक में अप्लाई करोगे, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर मत समझ लेना डोड़ू, दिस इज नॉट डिफरेंशियल मैनोमीटर। A differential manometer would be connected to two different sections, number one. Number two, it would measure the static heads only. This is not a differential manometer. इसमें एक पार्ट स्टैटिक एनर्जी मेजर करता है और एक पार्ट टोटल एनर्जी। वन पार्ट मेजर्स स्टैटिक एनर्जी एंड वन पार्ट मेजर्स टोटल एनर्जी। सर ये डिफ्लेक्शन इधर से इधर क्यों हुआ? क्योंकि इधर इस तरफ सिर्फ स्टैटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस तरफ स्टैटिक के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमेशा टोटल एनर्जी डोमिनेट करेगा। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू डोमिनेट। Cool. So let's say height is this height is h, and let's use, in a static tube we are going to use the principle of fluid statics. In a static tube we are going to use the principle of fluid statics. You start with P and then working fluid में H नीचे गए और फिर manometric fluid में delta नीचे गए. Then in manometric fluid we go by delta amount and we reach to some level, let's call it some pressure, let's say P reference. So we reach to P reference. Now in stagnation part we don't apply fluid statics का principle. स्टैग्नेशन लेग में आप फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रिंसिपल नहीं यूज करोगे, वहां यूज करोगे बर्नौली। P by rho g प्लस V square by 2g plus H plus delta is the potential is equal to A और B के बीच में यूज कर रहा हूं मैं बर्नौली। आई एम यूजिंग बर्नौली बिटवीन A and B. So P by rho g plus V square by 2g plus H plus delta, and B पर PR by rho g, B पर PR by rho g plus no velocity and zero potential. दोनों PR को इक्वेट करोगे आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। दोनों PR को इक्वेट करोगे आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा 2g and rho m upon rho w minus 1 multiplied by delta. नंबर बोल बे। हाँ, पहली बात तो ये डॉट एक्स वाई जेड जो है, ये डॉट एक्स वाई जेड जी कृपया नंबर बोल। नंबर मेरा पब्लिक है बेटा, नंबर मेरा पब्लिक है। तुम करो कॉल, फिर मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं साथ में। ओके, अगर तुम एक्चुअली सुनो इधर, अगर तुम एक्चुअल होगे समझ गए होगे तो डॉट एक्स वाई जेड जी कृपया लाइक करते हुए जाइएगा। और इधर सुनो, और हम जब तक किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे तब तक अलग बात था। वो लो,
दूसरा बोल रहा है दम है तो अपना नंबर डालो। ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल इसका जस्ट अलग है। दैट प्रिंसिपल इज that we are not going to measure total energy and static energy at same section. We are rather going to measure static energies का difference at two different sections. पहले दो अलग अलग sections पे एरिया में differences create करेंगे. First of all, we are going to create differences in area. First of all, we are going to create differences in area, and then we are going to measure static energies का difference by using a differential manometer. सर स्टैटिक एनर्जीज का डिफरेंस मेजर करके क्या मिलेगा? स्टैटिक एनर्जीज का डिफरेंस एक बार मुझे मिल गया तो मैं बर्नौली अप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लूंगा. ना ही नींद सता रही है. बढ़िया 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 बढ़िया. आज 5 आवर्स का स्ट्रीम था. देखो, वी आर एक्चुअली गोइंग टू फाइंड आउट स्टैटिक एनर्जीज का डिफरेंस. अब ये मैं आपको फ्लूइड स्टैटिक्स में बता चुका हूं कि P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2 can be measured by a differential manometer. It can be measured by a differential manometer. Okay. It can be measured by a differential manometer. अब वेंचुरी साहब ने क्या कहा? यार अगर मैं इसको बर्नौली में ले जाकर रख दूं, बर्नौली इज piezometric plus kinetic at 1 and piezometric plus kinetic at 2. Piezometric plus kinetic at 1 and piezometric plus kinetic at 2. Now piezometric का डिफरेंस अगर मुझे डिफरेंशियल मैनोमीटर से पता चल गया, then from here I get V2 square and V1 square में एक रिलेशन. This is one equation. And another equation is A1 V1 is equal to A2 V2. तो एक तो बर्नौली से मिल गया और दूसरा A1 V1 is equal to A2 V2 कंटिन्यूटी से मिल गया. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलने वाला है ऐसा कुछ. वेंचुरी से रिलेटेड कितना भी खतरनाक प्रॉब्लम हो, अच्छा वो डिफरेंशियल मैनोमीटर वाला पार्ट जरूरी नहीं है. ये जितना मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं इसको आप इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो. दैट यूजिंग बर्नौली एंड कंटिन्यूटी आई कैन ऑलवेज create differences in area, and creating differences in area I can always create difference in static energy, and I can use continuity and Bernoulli to determine the velocity. Any problem based on any problem, exactly.
आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे। किसी भी प्रॉब्लम में वेंचुरी लगा दिख जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे। किसी भी प्रॉब्लम में वेंचुरी लगा दिख जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे। कहीं भी नोजल लगा दिख जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे। ये फॉर्मूला याद रख लो बस। V1 के समय A2 और V2 के समय A1। V1 के समय A2 और V2 के समय A1। नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एंड अंडर रूट 2G डेल्टा H स्टार। जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अटेंड किया है वो जानते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे। A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर एंड 2G मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H स्टार। 2G multiplied by delta H star, 2G multiplied by delta H star, 2G multiplied by delta H star। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, this problem A1 is equal to 4A2 given and V is the velocity at section 2, okay, and specific gravity of oil is 0.5. Acha, so it's given that V here is representing the velocity of section 2 and it's given that A1 is equal to 4A2 and it's given that specific gravity of this oil is 0.5. अब आप कहीं वेंचुरी लगा दिख जाए, anywhere वेंचुरी or orifice or nozzle or anything like that, simply आप कुछ नहीं करेंगे, आप मुस्कुराएंगे। V2 हो तो A1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और V1 हो तो A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2G डेल्टा H स्टार मल्टीप्लाइड बाई 2G डेल्टा H स्टार। V2 गिवन है क्या? It will become equal to A1 upon A1 square minus A2 square and 2G multiplied by delta H star। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे पोटेंशियल सेम होने के कारण कैंसिल होगा। A1 गिवन है 4, A2 डेल्टा P के लिए ऊपर जाएं, नीचे जाएं, जंप कर जाएं। डेल्टा P के लिए कृपया ऊपर जाएं, नीचे जाएं और जंप कर जाएं, तो आपको डेल्टा P एक्सप्रेस करने में मदद मिलेगी। फाइनली आप स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक बार बर्नौली के बारे में एक्सप्लेन करेंगे बेटा? बर्नौली एज इन साइंटिस्ट के बारे में। एक बार ये प्रैक्टिस प्रोग्राम ओवर हो जाए तो मैं सारे साइंटिस्ट्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाला हूँ वेयर आई डिस्कस, डोंट वरी। बाकी बर्नौली इक्वेशन की बात आप कर रहे हैं तो पीछे थोड़ा सा पीछे देखें, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ओके, चलो बाकी कल, हालांकि पूछूंगा मैं साइफोनिक एक्शन भी, पेपर में साइफोनिक एक्शन भी आएगा टेस्ट में। In test, siphonic action will also be there. लास्ट ईयर के टेस्ट का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये लास्ट ईयर के टेस्ट का क्वेश्चन है।
अब लास्ट ईयर के टेस्ट का क्वेश्चन यही कंज्यूम करूंगा ना। टेस्ट सिलेबस दे देना। अरे कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, अरे करने दो जिनको करना है, करने दो जिनको करना है यार। हम तो सूरज हैं, जलेंगे चमकेंगे और दूसरों को भी चमकाएंगे। जिनको कुछ लोग हमारे जलने से और जलेंगे, उनको जल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तपस्या को ऐसे ही जारी रखेंगे। ओके पीपल, बाय।